अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। वैसे रोज रोज तारुफ करवा के आप थक नहीं जाती? नहीं, मैं बड़ा मुश्किल से जाके फिर मेरे मुंह से निकलता है आप इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन क्या करें। टॉम क्रूज भी जब कोई शो ऐसा करेगा तो वो भी अपना नाम बताएगा। आपको कोई मसला है, आप अपना ना कराया करें तारुफ। टॉम क्रूज अपना आप क्या मैं वही कड़िक्की से बैठा हूँ साथ में। लेकिन बरतानिया है, कहाँ से, अमेरिका से ताल्लुक है उसको? बरतानिया से आई बिलीव इज अमेरिकन। इज अमेरिकन, फिर तो नहीं चलता। मैंने नहीं देखे उनकी शराफ, मैंने उनका पासपोर्ट नहीं देखा। पासपोर्ट इमिग्रेशन पे मेरे सेंटर पे जॉब उसको कभी कोई ऑस्कर मिला है आज तक? आई डोंट नो, आपको मिला है? नहीं। नॉमिनेशन हुई है उसको मिला क्यों नहीं, मतलब हुई होगी। आपको यहाँ पर मीडिया इंडस्ट्री का कोई अवार्ड मिला है आपको? मुझे यहाँ पे वैसे मिलने तो वो मतलब बहुत सारे लोग बुलाया जाता है कि आप आ जाए, पर मैंने कहा यार। लेकिन वो बात ये है कि वहाँ पर भी जिससे आपको भी कॉल आती है, सबको कॉल आती है, लोग चली भी जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात सुने, बात ये है कि मुझे हैरत है, आपने चूंकि टॉम क्रूज का तस्करा किया, उसको आज तक कोई ऑस्कर नहीं मिला, जिस पे मुझे हैरत है। हालांकि उसने काफी अच्छी मूवीज की। हाँ, मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि उसको नहीं मिला। मतलब बाकी काफी सारे स्टार्स हैं जिनको, मतलब लियोनार्डो डी कैप्रियो को अल्लाह अल्लाह करके एंड में जाके अब मिला। रेवरेंट पर जी, ये जो अभी कौन सी मूवी आई थी बड़ी खतरनाक, रेवरेंट, तो उसके ऊपर जनाब जाके उसके अंदर उसको, तो बहरहाल वापस आते हैं। बहरहाल बात ये थी कि तारुफ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। आपको नहीं कराना चाहिए, आप मत कराया करें। मेरा तारुफ आप बच्चों को कह दिया करें कि मैं बेटा आपके साथ सामने बैठा हुआ ऐनक वाला जिन कह दिया करें आप। ये देखा, इसे कहते हैं बॉडी शेमिंग की एक शक्ल। नहीं, इसे कहते हैं ऐसा बिल्कुल, ऐसा मेरा दिल फौरन कड़िच करके टूट गया इस बात से। नहीं, इतने प्यारे डोरेमोन लग रहे होते हैं आप, अच्छे लग रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को डोरेमोन भी कह सकते हैं आप। अच्छा जी, तो बारिश इस वक्त तो नहीं हो रही, लेकिन वैसे ओवरऑल हम देख रहे हैं कि रात भर जो है वो लगी रही। गुज़िश्ता पूरी दिन हमने बारिश को होते देखा और वक्तन फवक्तन वक्फे से सिलसिला चलता रहा, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। और आप यकीन कीजिए मदिहा कि रोज़ दिन इस बारिश से अब वाक़तन खौफ आना शुरू हो गया, क्योंकि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, रिपेयर वर्क कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी हाथ धरे बैठे हैं कि जब चीज़ें थोड़ी सी सेटल हो जाएं तो उसके बाद शायद काम करें। और जो हमारे अंडर पासेस हैं कराची शहर के, वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए हैं। मतलब उनके लिए और इस बारिश में यकीन मानिए ऑफिस तक आना किसी जहाज से कम नहीं है। एक तो सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है, उसके बाद सड़कों की जो सूरत हाल है क्या आपको बता नहीं सकते। खैर, इसके पूरे और नाम दिया गया है। जी, इन अंडर पासेस को अब खंडर पास कहा जा रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो कुछ हो रहा है। तो आप ये सोचें कि बड़ी शाहराहों का ये हाल है, तो आम सड़कों का, गलियों का क्या हाल होगा कि पानी है, निकासी का कोई सेटअप नहीं। चलिए जी, हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी हम टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका, एयरवाई न्यूज की नशियात बहाल ना हुई, केबल पर मुतायन नंबरों पर नशियात बहाल की जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह हुक्म दे दिया, फरीकैन को 24 अगस्त के नोटिस जारी। फैसलाबाद में खातून तशद्दुद केस, मरकजी मुलजिम दानिश को आज अदालत में पेश किया जाएगा। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। शादी से इनकार पर खातून को अगवा करके तशद्दुद किया गया, वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। कराची में बादलों का राज, वक्फे से हल्की और तेज बारिश का तीसरा रोज। सड़कों पर पानी जमा, गहरे गड्ढों में गाड़ियां फंस गईं। आज भी बादल जमकर बरसने का इम्कान। टंडोलायार में शदीद बारिश ने जल थलेग कर दिया। और बलूचिस्तान में शदीद बारिश, सैलाबी रेले सब कुछ बहा कर ले गए। फसलें, घर और मवेशी पानी की नजर हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। झल मगसी में मुतासरीन का एहतजाज। तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के हवाले से, जिसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि एयरवाई न्यूज को उसकी पुरानी जो पोजीशन है उस पर दोबारा से बहाल किया जाए। और केबल ऑपरेटर्स को भी इस हवाले से अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इन केस अगर एयरवाई न्यूज को बहाल नहीं किया जाता तो 24 अगस्त को चेयरमैन पैमरा को भी जाती हैसियत में 24 अगस्त को तलब कर लिया गया। और इस बार क्योंकि फरीक बनाया गया है, सीसी किया गया है जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनको भी, तो उनको भी अब फिर 24 अगस्त को बुला लिया गया है और उनसे पूछा गया कि भाई क्यों नहीं अभी तक बहाल हुआ। आबिद जुबैरी साहब जो कि वकील हैं,
ARY न्यूज़ के बैरिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि पेमरा के किरदार अदा न करने से ARY न्यूज़ को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। साथ ही ये कहा कि भाई पेमरा जो है वो फैक्स ना किया जाए उसको, क्योंकि फैक्स के जरिए वो नोटिस वसूल नहीं कर रहा, तो बेहतर है कि ईमेल का रास्ता अपनाया जाए। और इसके साथ साथ पेमरा और हुकूमत की जानिब से अब तक ARY न्यूज़ के खिलाफ कोई भी मवाद भी नहीं पेश किया जा सका। सरकारी वकला ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली, यानी कि इस मामले को तूल देने की कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने ARY न्यूज़ के सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट मनसूख करने के नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तना में 8 सितंबर तक तौसीह भी कर दी है। बिल्कुल जी, और ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ हम ये भी देख रहे हैं कि शहर शहर सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज भी हैं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, शिकारपुर, जैकबाद, पेशावर, टांग, शांगला और दीरबाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं और अवाम अपना मनपसंद चैनल देखने से महरूम है। और अवाम का यही मुतालबा है कि फिलफौर ये पाबंदी ARY से हटाई जाए। सच की आवाज ARY को, ARY की बंदी, ARY की बंदी, ARY पे पाबंदी नामंजूर, ARY पर गैर कानूनी पाबंदी खत्म करो, आजाद सहाफत जिंदाबाद, ARY की पाबंदी। PFUJ के सदर अफजल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल भट्ट साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये आप देख लीजिए कि ये हो क्या रहा है बेसिकली, कि अदालत के वाज़ेह अहकामात भी मौजूद हैं, डायरेक्शंस दे चुकी है पेमरा को भी, केबल ऑपरेटर्स को भी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ARY की नशरियात नहीं खुल सकी। किसको जिम्मेदार इसका करार दिया जाए? शुक्रिया मदीहा अशफाक। सबसे पहले तो आप सबके साथ सॉलिडेरिटी, ARY के जितने मुलाजमीन हैं जिन पर बेरोज़गारी की तलवार लटक रही है, पूरे पाकिस्तान का मीडिया वर्कर, पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आपके साथ खड़े हैं, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए और आपको ये होप देने के लिए कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जारी है और जल्द ARY खुलेगा। और जो कुछ ARY के साथ हो रहा है उसके हवाले से मेरी ख्वाहिश है कि मैं नासरा ज़ुबैरी साहब की एक नज़म है, बस वो उन लोगों की नज़र करना चाहता हूं जो ARY की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं, जिन्होंने एक हफ्ते से ज़ायद हो गया डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए ARY को बंद कर रखा है। उन्हें ये मैं बताना चाहूँगा, आवाज़ को ना मारो, आवाज़ को ना मारो, आवाज़ जिंदगी है, सोचों के पर ना काटो, सोचों के पर ना काटो, परवाज़ जिंदगी है। और गाने दो दिल का नगमा, और गाने दो दिल का नगमा, ये साज जिंदगी है। और वो लोग जो ARY की बंदिश पे खुश हो रहे हैं, जो हमारा साथ नहीं दे रहे, उन्हें ये नासरा ज़ुबैरी का पैगाम दूंगा, आवाज बच गई, आवाज बच गई तो हम सब यहीं रहेंगे, खामोश रह गए तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये नज़म मैं डेडिकेट की है मैंने ARY के वर्कर के नाम। क्या बात है। और उन कुत्तों को पैगाम दिया है जो आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं कि आवाज़ अगर दब गई तो फिर कुछ नहीं यहाँ बचता। मैं ये दूसरे जो चैनल्स जो हैं जो आज इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ARY बंद हो जाए, मैं उन्हें भी ये पैगाम दिया है कि आज ARY की बारी है, कल उनकी बारी आ सकती है। भट्ट साहब, ये आप देख रहे हैं कि ये तो बोल के टाइम पे भी ये सारी चीजें देख चुके हैं। उस वक्त भी आप देख लें कि कई चैनल थे जो खुश हो रहे थे इस चीज पे, कई चैनल थे बड़े, मतलब वो भी चीज टाइम फेस किया था। और उससे पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पहली बार चैनल की बंदिश से पहले होता रहा है, लेकिन समहाउ वही बात यूनिटी वो लैक नहीं करनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सॉलिडारिटी शो की और आपने नासरा ज़ुबैरी साहब के कलाम जो शेयर किया। अभी आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट बार बार वाज़ेह अहकाम दे रही है कि जो ARY न्यूज़ की जो पोजीशन थी उसको उसी पोजीशन पे दोबारा बहाल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ना केबल ऑपरेटर्स जो हैं उनके कानों पे जूम रिंग रही है। हम अभी रोज घर जाते हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके घर में ARY न्यूज़ आ रहा है, और लोगों का यही जवाब है कि नहीं, ARY न्यूज़ क्या पहले नंबरों पे, क्या ARY न्यूज़ मतलब 60 से आगे वाले नंबरों पे भी नहीं मिल रहा। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तान का वो इदारा जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से चलता है, मैं पेमरा की बात कर रहा हूं,
जिसकी ये जिम्मेदारी है कि टीवी चैनल को जब लाइसेंस जारी हो जाता है तो उसकी नशरियात अवाम तक पहुंचाना ये उसकी कानूनी, आईनी, अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर कोई केबल ऑपरेटर अबव द लॉ जाके किसी चैनल को भी रोकता है तो पैमरा के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस केबल ऑपरेटर का लाइसेंस मुअत्तल कर सकता है, उसको जुर्माना कर सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 4 मरतबा सिंध हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहबान ये ऑर्डर कर चुके हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पूरे मुल्क में कोई एक ऐसा शहर नजर नहीं आता कि जहां पैमरा ने सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद के लिए कोई अमली इकदामात उठाए हो। बहरहाल ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा, पहले भी पैमरा इस तरह की हरकत करता रहा है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान की अदालतों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के बाशऊर लोगों ने प्रेस फ्रीडम के लिए हमेशा PFJ का साथ दिया है। खा वो हमने किसी डिक्टेटर के खिलाफ स्ट्रगल की हो, खा किसी इलेक्टेड बॉडी के खिलाफ, इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ की हो, खा किसी अखबार की बंदिश के खिलाफ की हो, खा किसी चैनल की बंदिश के खिलाफ की हो। तो बेसिकली मेरा ख्याल यह है कि अभी ये पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातों को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, पाकिस्तान के वकला को PFJ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर माजी की तरह एक तहरीक की तरफ बढ़ना होगा। जब हमेशा प्रेस फ्रीडम पर अटैक होता है तो PFJ ने बड़ी बड़ी लंबी तहरीकें चलाई हैं। और जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, इशफाक सती साहब मदीहा, ये थोड़ा सा आम आदमी को समझाने की बात है कि ये कोई हम अपना हक नहीं मांग रहे होते। जब ARY को बंद किया गया है तो ये जो हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, ये पाकिस्तान के आम शहरी के लिए बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब साहब आपने जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था उसका क्या बना? देखिए, उसके बाद जाहिर है अदालत की तरफ से एक हौसला अफजा का फैसला आया। अदालत ने जब ये ऑर्डर जारी कर दिया कि आप 17 तारीख तक जो है वो नशरियात बहाल कर दें, हमने पूरे पाकिस्तान से मीटिंग की, अपने ARY के साथियों के साथ भी, यहाँ इस्लामाबाद में भी, कराची में भी मीटिंग की। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई एहतजाज का शौक नहीं था, अगर अदालत ने हमें इंसाफ दे दिया है तो अब हम एहतजाज की कॉल वापस ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन 17 तारीखों के बाद दोबारा हमने देखा है कि पैमरा जो है उसके कान पर जूं तक नहीं देंगी। और इसी तरह केबल ऑपरेटर को देखते हैं, वो सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को कोई बादर ही नहीं कर रहे कि एक हाई कोर्ट का फैसला है, और वो सारे जो हैं वो इस हाई कोर्ट के इस फैसले की रूह में जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं। तो उसके बाद हमने कल से दोबारा पाकिस्तान भर से जो जर्नलिस्ट बॉडीज हैं, प्रेस क्लब्स हैं, यूनियंस हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर हमने दोबारा मुशावरत का आगाज किया है। और मेरा ख्याल यह है कि अब हम अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक फैसला कुन जद्दोजहद का आगाज करेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान की वकला बरादरी, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है वो हमारी इस जद्दोजहद में शरीक होंगे। क्योंकि ये जो जद्दोजहद है ये आम शहरी के लिए है। ठीक है कि जब आप आम पाकिस्तान के टैक्स पेयर का ये हक है कि उसको इल्म होना चाहिए कि उसके टैक्स से चलने वाली हुकूमत कैसे काम कर रही है, जाहिर है उसकी टैक्स से चलने वाले इदारे कैसे काम कर रहे हैं। जब अवाम का ये हक छीना जाता है कि उसको इल्म नहीं होना चाहिए, तो फिर PFJ प्रेस फ्रीडम की मूवमेंट शुरू करती है। और अब एक हफ्ते से पाकिस्तान के अवाम से यह हक छीना जा चुका है। बिल्कुल, बिकॉज इससे भी सलब लगाने की कोशिश नहीं की जा रही। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, फ्रीडम टू नो पे भी हम देख रहे हैं कि उस पे भी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारा फ्रीडम टू नो, वो भी लोगों का उससे डिप्राइव किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए, फिंगर्स क्रॉस आगे क्या होता है। अदालती अहकाम तो वाज़ेह तौर पर आ गए हैं। अब ये देखते हैं कि कब केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो ARY न्यूज़ को, जिसकी पहली पोजीशन थी, उस पर दोबारा से बहाल करते हैं। दे हैव सो मेनी टैक्टिक्स अप देयर स्लीव के मतलब वो कुछ भी कर लेते हैं। लाइक आराम से मतलब कभी डिले कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी कहा कि नहीं जी केबल ऑपरेटर्स तो खुद कर लेते। भाई पैमरा को तहरीरी हुक्म जारी करने का कह दिया कि आप डायरेक्शन दें उनको।
लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा तो मामला लगता है, आप उनको बुलाएं फिर उनको। और वाकईतन नाकाबिले तलाफी एक तरह से नुकसान है। आप ये देखें कि एक चैनल जो लोग देखना चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा। अब कितने लोग, जाहिर है कि मोस्टली लोग देख लेते हैं यूट्यूब पे, लेकिन घरों में जो टीवी होता है उसके ऊपर तो वो केबल के जरिए ही आ रहा होता है। हाँ। और इसके अलावा जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका क्या चक्कर है भाई? अगर केबल ऑपरेटर्स चलो खुद से कर रहे हैं, वो क्यों कर रही हैं? तो उनको भी कंट्रोल तो पैमरा ही करता है। अच्छा जी, आप जरा बात करते हैं वो फैसलाबाद वाला वाकया, वो वीडियोस देखी थी ना? जी, कल आपने मुझे वीडियो दिखाई थी भाई। फैसलाबाद से एक वीडियो सामने आई और ये वीडियो वायरल भी हुई है। आई एम श्योर आप लोगों ने ये वीडियो देख भी ली होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद की एक मेडिकल की तालिबा है जिस पर उसकी दोस्त की फैमिली, उसकी माँ, उसके बाप तशद्दुद कर रहे हैं और उस पर जोर दिया जा रहा था कि वो उसके दोस्त के बाप के साथ शादी करे। बाकायदा उसको प्रपोज किया गया। जब उस लड़की ने इनकार कर दिया तो उसको अगवा करके लेकर आए, उसको मारा, उसको बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। उससे जो वहां पर जूते मौजूद थे तो वो हमने वीडियोस में देखा किस तरीके से जूते चटवाए गए। और फिर हमने देखा कि जो तशद्दुद जो मुबैना था जो किया गया उस पे, मतलब तशद्दुद हम देख सकते हैं ना। और उसके बाद जो बाल जैसे कट किए, बेसिक वो वाकया कोई भी था, उन्होंने बुलवाया था, खुद से आई थी, क्या सिलसिला हुआ? अच्छा, शादी की ख्वाहिश रखता था, फैमिली को पता लग गया, उन्होंने लड़की को बुला के, यही तरीकेकार होता है ना बंदा कंट्रोल में, उन्होंने कहा कि चलो लड़की को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मुमकिन तौर पर, मुबैना तौर पर ये भी हो। असल चीज ये है कि उस लड़की को इस तरह से बुलाकर उसकी ऐसी तजलील की गई कि वो सारी जिंदगी के लिए ट्रॉमेटाइज हो गई। उसके बाल काटे गए और वीडियो बनाई गई। और वीडियो देखें आप, यहाँ पर गर्दिश भी कर रही है सोशल मीडिया पर। एक तो ये है कि दिल दहला देने के लिए काफी है, ऊपर से जो है वो आप ये देख लें कि वो जो बंदा है, वो जो मरकजी मुल्जिम जिसको करार दिया गया है, वो ऑलरेडी किसी और केस में एक और पुलिस की तहवील में। फिर जो है वो आप ये देख लें कि आप कहते हैं कि मतलब औरत का दर्द रखती है। यहाँ पर तो एक अलग ही मामला हमने देखा कि वो खातून उससे जूते चटवा रही थी और वही खातून मारी थी, वही खातून उस लड़की के बाल भी काट रही थी। ये जो वीडियोस हम आपके सामने चला रहे हैं, इनकी ऑडियोज भी हैं, लेकिन ऑडियो हम आपके सामने नहीं चलाना चाहते क्योंकि ऑडियो सुन के लिटरली दिल फट जाता है कि ये क्या हमारे मुल्क में हो रहा है? ये कौन सा ऐसा कानून मुल्क में समझ में नहीं आती, क्यों प्रोटेक्शन नहीं दी जाती? अच्छा खैर, यहाँ पर ये सूरत हाल तो होगी। उसके बाद फिर एक्शन भी लिया गया जी। और उसके बाद जब एक्शन लिया गया तो जो वहाँ के मुलाजिम थे उनको पकड़ा गया। जो खातून थी माहम जिनका नाम है, जो मरकजी मुलजिमा है, ठीक है, उनको तो जनाब जेल में रखा गया, जबकि जो बाकी 5 मुलजिमान थे उनको अदालत में पेश कर दिया गया है। अब हम जरा जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से कि जी क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स है इस तमाम सिचुएशन के हवाले से। तो कमर जमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। हमने कोशिश तो की कि अपने नाज़रीन को बताएं कि जो वाकया हम तक पहुंचा, अपने नाज़रीन तक भी शेयर किया। आपके इल्म में क्या वाकया है और साथ में ये भी बताइएगा कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है अभी तक उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, जो बातें आपने बताई हैं ये वो मंदरजात हैं जो FIR के मतन में शामिल हैं। अच्छा। और आपको इल्म है कि FIR सिर्फ एक इल्ज़ामात होते हैं जो लगाए जाते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है, उनका तफ्तीश का प्रोसेस होता है कि इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं। फ्रीकैन को बुलाया जाता है, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। तो अभी जो है मामला जो है अभी अदालत में चालान पेश करने तक महदूद है कि जो मरकजी मुलज़म दानिश है, जैसा कि आपने अभी बताया है कि उसके पहले ही वो गिरफ्तार था एक और मुकदमे, तो इसमें ये बताता चलूँ कि वो मुकदमा भी इसी मुकदमे के साथ अटैच है। क्योंकि जब मुलज़म दानिश को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस के इल्म में ये बात आई, थाना विमन पुलिस में खदीजा की मुदैयत जो मुतासरा लड़की है, मुकदमा दर्ज किया गया था। तो जब उसको हिरासत में लिया गया तो पुलिस के इल्म में ये बात आई कि उसके घर में मंशियात भी हैं। जब उसके घर पैराडाइज कॉलोनी में रेड किया गया, जो थाना खुरड़ियावाला की हदूद में वाक़या है, तो वहाँ उसके घर से शराब की 30 बोतलें बरामद हुई। तो वो थाना खुरड़ियावाला में शराब का जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे में दानिश को जड़ावाला की अदालत में पेश किया गया, जहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट। अच्छा, ये हमें बताइए, टेक्निकलिटीज में अभी नहीं जाते, अभी शुरू से वाकया जरा हमें बताइएगा कि ये था क्या, इस लड़की का इस मुलजिम से क्या ताल्लुक बनाया गया है, और लड़की ने इनिशियली जो FIR दर्ज कराई थी, आपने जो कहा कि इसी मुकदमे के साथ ही वो जुड़ा हुआ मुकदमा है, वो क्या थी और पूरी कार्रवाई उसके बाद आगे क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये FIR के मुताबिक हम बात करेंगे क्योंकि फ्रीकैन में से किसी के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा, नंबर सब ने बंद किए हुए हैं।
तो इस हवाले से जो FIR का मतन है उसमें खदीजा ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलज़म दानिश की बेटी अना अली जो इस मुकदमे में नामजद मुलज़मा है वो उसके जहां तालीमी इदारा है वहां पर पढ़ती थी, उससे जूनियर थी और उससे उसकी दोस्ती हुई और उसके घर आना जाना हुआ। तो अना अली के बाप दानिश ने उसको प्रपोज किया शादी के लिए और इनकार पर वो धमकियां देने लगा और 9 अगस्त को तमाम मुलजमान उसके घर में घुसे हैं मुसल्लह अफराद के साथ और उसको और उसके भाई हसन को अगवा करके पैराडाइज कॉलोनी में अपने घर ले गए, जहां पर यह सारा वाकया जो बताया गया है कि उस पर तशद्दुद किया गया, बाल काटे गए, धमकियां दी गई, घर से जेवरात भी उठाकर ले गए, 5 लाख रुपए की नकदी भी उठाकर ले गए। उसके बाद एक और इल्जाम जो खदीजा ने FIR में लगाया है दानिश पर कि वो बाद अज़ां बाल काटने के बाद उसको अलहदा ले गया और उसको जिनसी तौर पर हरासा भी किया और उसकी वीडियो भी बनाता रहा और वीडियो बनाने के बाद उसने धमकी दी कि अगर खदीजा और उसके अहले खाना उसको 10 लाख रुपए नहीं देंगे तो वो ये वीडियो वायरल कर लेगा। बुरे तरीके से तशद्दुद हुआ। अच्छा कमर ये बताएगा, हाँ का जो है तशद्दुद उस पर हुआ है वो तो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से उस पर बाल काटे जा रहे हैं, जिस तरीके से उसके मुंह पे तमाचे मारे जा रहे हैं। फिर वो जो लड़की ने जो FIR कटवाई है उसमें सिर्फ उसने तशद्दुद की बात नहीं की, उसने कहा मुझे जिनसी ज्यादती का भी निशाना बनाया गया है। तो मेडिकल हुआ है इस हवाले से अभी तक? जी बिल्कुल मेडिकल हुआ है। जिनसी ज्यादती के हवाले से ये बताता चलूं कि जो इतना सवियर जो मामला है वो नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि ज्यादती करने की कोशिश की गई उसके साथ और उसी की दफा जो है वो उसमें लगाई गई है। FIR में मजमूई तौर पर 10 दफात हैं जिनमें ज्यादती की कोशिश की दफा है और उसके अलावा ये 9 अगस्त का वाकया है। लड़की ने FIR कब दर्ज कराई थी पहली? जी 9 अगस्त का ये वाकया है और ये तमाम मामला जो वकुआ बनाया गया है ये 16 अगस्त को इसकी FIR दर्ज करवाई गई है। 16 अगस्त की रात को जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो उसके बाद ये मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मुलजम के घर से शराब की बोतलें बरामद हुई थी। वो एक अलहदा मुकदमा है जिसमें उसकी जमानत नहीं 16 अगस्त को जो है ये लड़की के अच्छा, और लड़की का मेडिकल कब हुआ? जो है थाना बीमन फैसलाबाद। लड़की का मेडिकल कब हुआ? मेडिकल जो है वो अगले रोज ही पुलिस ने अगले रोज ही खातून का मेडिकल करवा लिया जिसमें सिर्फ तशद्दुद की तस्दीक। लेकिन मेरी बात सुने कमर जमान, आप भी ये केसेस फॉलो करते हैं, ये सब जानते हैं कि ऐसे वाकयात में टाइम इज एवरीथिंग। ठीक है, 9 तारीख को अगर उसके साथ वाकया हुआ था और अगर वो पहले जाके मुकदमा दर्ज कराते या जो भी इस पे तहकीक पहले होती तो 9 से 16 अगस्त तक या 17 अगस्त तक तकरीबन 8 दिन गुजर जाते हैं। ऐसे में DNA और बाकी सारा एविडेंस जाया हो जाता है। तो उसके ऊपर तो पुलिस ने यही कहना था। तो कोई मेडिकल बोर्ड वगैरह तश्कील देने का सोचा कि आप पंजाब गवर्नमेंट इस मामले पे कितनी एक्टिव अभी आपको दिखाई दे रही है? जी इसमें जो सरेदस्त जो चूंकि पुलिस का किरदार सामने आता है कि एप्लीकेशन दी गई तो पुलिस ने फौरी तौर पर थाना बीमन में मुकदमा दर्ज करके जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार किया उसी रात ही। इसमें ये सबसे पहले तो मैं ये अभी जो पहले बात कर रहा था कि अमूमी तौर पर हम ये समझ लेते हैं कि FIR जो दर्ज हो गई है ये तमाम इल्जामात जो हैं वो दुरुस्त हैं। FIRs में अमूमन जो होता है वो तमाम इल्जाम दुरुस्त नहीं होते, बल्कि जो मुखालिफ फरीक होता है उसको थ्रेट करने के लिए या उसके खिलाफ जो है कड़ी सजा दिलवाने के लिए बहुत सारे इल्जामात जो हैं वो झूठे भी लगा दिए जाते हैं। अभी तफ्तीश का मरहला बाकी है, उसमें यह तफ्तीश होनी है कि आया वाकई ही इसको घर से अगवा किया गया से बात हुई है? नहीं हो रही वो जी तमाम फैमिली जो है अपने घरों से वो गायब है और उनके तमाम नंबर्स भी बंद है। जो हम तक पहुंचे थे फोन नंबर्स वो तमाम नंबर्स भी बंद है। FIR पर जो खदीजा का मुदैया का नंबर दर्ज है वो भी मुसलसल बंद जा रहा है। 9 अगस्त से लेकर आज तक मुकदमा 16 अगस्त से लेकर जो मुकदमा कंप्लेंट की थी कि इनको ऐसे कोई थ्रेट आ रहे हैं? नहीं थ्रेट की ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मीडिया के सामने वो फैमिलीज नहीं आना चाह रही, ना ही मुलजमान की फैमिली और ना ही जो मुदैया है मुदैया की फैमिली सामने आ रही है। इस हवाले से वकला से भी रब्ता करने की कोशिश की गई है, लेकिन वकला जो है खदीजा के वो भी इस हवाले से कोई बात करने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जी कोर्ट में ये मामला है। और इस हवाले से ये बताता चलूं कि अभी ये इल्जामात की तस्दीक होनी है, तहकीक होनी है, तफ्तीश होनी है, उसके बाद पता चलेगा कि इल्जामात किस हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं। क्योंकि बहुत सारे अभी CCTV फुटेजेस जी बिल्कुल हम अजबर हो चुकी है कि वाकईतन तहकीक होगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बाकी सारी चीजें अपनी जगह। एक तो मेडिकल उनको पहले थाने से रुजू करना चाहिए था ताकि मेडिकल फौरन होता, फिर उन इल्जामात की तस्दीक होती। फिर दूसरी चीज ये है कि तशद्दुद की वीडियोस मौजूद हैं, वो एक अनडिनाइबल एक ऐसा एविडेंस है जिसके ऊपर कोई मतलब जाहिर है कि ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर कोई। और ऐसा लगता है वीडियोस के बाद जाके फिर FIR जो है उसका अंदराज किया गया है।
लेट्स सी कि क्या ये मामला है। अगर परसों की ये FIR की गई तो खैर जी अल्लाह पाक, बिल्कुल जी, अल्लाह पाक मजलूम पे जो है वो रहम करे और वो उनका हामी और नासिर हो। खैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की सरबराह फातिमा चदर साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने हमें वक्त दिया। फातिमा ये बताइएगा कि अब जबकि वीडियो वायरल हो चुकी है, मीडिया पे भी इस हवाले से बात हो गई है, FIR कर चुकी है, क्या आपकी अभी तक मुतासरा लड़की और उसकी फैमिली से किसी किस्म की बातचीत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहीं, मेरी उस लड़की के पेरेंट्स से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। हमने बहुत दफा ट्राई किया है और वो एक्चुअली उनको पहले थ्रेट्स की कॉल आती रही है, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लोग, आपको पता है जब उन्होंने वीडियो बना के वायरल की है तो आपको पता है हमारी सोसाइटी में जो विक्टिम होता है बजाय उसके साथ खड़े होने के हम उसको विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं। और जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो नजदीकी लोग होते हैं, आपके जानने वाले सोशल सर्कल के हल्का है बाप के, वो लोग आपको बार बार कॉल करके पूछते हैं। तो उन्होंने नंबर बंद किए हुए, वो किसी उनके भाई से बात हुई थी मेरे ऑफिशियल एक से, उन्होंने कहा था जी हम अभी फिलहाल कोई बात नहीं फोन पे कर सकते या किसी से कोई बात नहीं कर सकते, प्लीज आप, अभी कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो बात ये है कि जब ये इंसिडेंट हुआ है, मैं सबसे पहले तो ये बात करती हूँ कि बहुत कम हिम्मत करके खवातीन या बच्चियां थानों का रुख करती हैं जब उनके साथ इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि 100% श्योर है कि अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो वो बच्ची आवाज भी ना निकालती। इन्होंने किया क्या कि ये इतने फिरौन है, इन्होंने जो कुछ उसके साथ किया उसकी बाकायदा वीडियो बनाई प्लान करके और उसको वीडियो को वायरल किया। वीडियो, यहाँ पे मीडिया का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और मीडिया अपना बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है कि देखिए मीडिया के थ्रू जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो आई, फिर मीडिया ने इसको लिया और इस स्टोरी को हाईलाइट किया, तब जाके पता चला। और आप देखिए कि 16 को FIR हुई है, मेरी तब DP से भी बात हुई, पुलिस डिपार्टमेंट से बात हुई, तो उन्होंने कहा जी हम FIR कर रहे हैं। अब देखिए कि अनफॉर्चुनेटली ये वाकया कितने दिन पहले का है, अगर उसके साथ ज्यादती हुई है तो DNA जो है वो तो सारा जाया हो गया। That's what I mentioned कि इतने 9 तारीख से लेके हम वैसे भी इन केसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल। हाँ, तो अब मतलब वो एक दिन के अंदर मतलब यही कि मैक्सिमम 48 घंटे का टाइम होता है जी इसमें। हाँ, तो इसमें आपको DNA लेना होता है ताकि इसका एविडेंस जो है उसको मजबूत किया जा सके। अब ये कि वो लोग डरे हुए थे और बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ था उन लोगों को, और डेफिनेटली वो बच्ची जिसके बाल कटते हैं ट्रॉमा में थी और वो उसको जूते चटवाए जा रहे हैं और उसकी बमें, मैं ये कहती हूँ कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, मतलब किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग पैसे के जोर पे, आप तो फिर इस तरह है कि आप किसी की बहन बेटी यहाँ पे महफूज नहीं है। कोई मालदार उठेगा, उस बच्ची को उठाएगा, उसके साथ जाके ज्यादती की कोशिश करे या ज्यादती करे और उसके साथ जुल्म कर ले अगर वो शादी से इनकार कर दे। मतलब ये कौन सा जमाना है, कौन सी दुनिया। हम 2022 में 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे फिरौनों वाले रवैये जो हैं वो अभी तक बिल्कुल हमने देखा इस तरह के वाकयात होते हैं और उनकी बड़ी खुल के वीडियो बनाई जाती है। आपको इस्लामाबाद के वो गेस्ट हाउस की भी वीडियोस वो याद होंगी किस तरीके से वो टारगेट किया जाता था, लेकिन उसके बाद जो टेरर फैला था पे स्टेट उसमें मुद्दई बनी थी। सो यू थिंक इन आवर स्टेट शुड इंटरवीन इन दिस मैटर, ताकि जो इस तरह जितने भी लोग हैं, शेख तानिश जैसे ऐसे वो बहुत तमाम तर लोग जो कि ऐसी ही हरकतें करते हैं, उनके लिए ये केस एक स्टडी बन जाए, वो कहते हैं इबरत का निशान बने ऐसे लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि किसी की बेटी को घर से उठाया जाता है, उसके भाई के साथ, उसके साथ जुल्म किया जाता है, उसके साथ ज्यादती की जाती है और कोई इंसानियत से गिरा हुआ हरबा है वो इस्तेमाल करना छोड़ा नहीं जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप 50,000 के मुचलके जमा कराते हैं और आप जमानत करा के घर आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे इदारे जो हैं वो सोसाइटी में ऐसे कल्प्रेट्स को लाइसेंस दे रहे हैं कि आप जो मर्जी कर सकते हैं, 50,000 के मुचलके जमा कराएं, जमानत कराएं, घर को चले जाएं। हम किस दुनिया में रह रहे हैं और हम कौन सी पोर्ट्रे तस्वीर कर रहे हैं पाकिस्तान की दुनिया में
कि जो पाकिस्तान की खवातीन जो हैं वो इतनी गैर महफूज हैं कि जब मर्जी उनको किसी की बहन बेटी को उठा लिया जाए और कोई मालदार फिरौन उठे। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो बाप, उसकी तरबियत में कहाँ फर्क है और उसने अपनी बेटी की तरबियत कैसी की है, जो एक औरत होते हुए अपनी दोस्त जो है अपनी जितनी उम्र की लड़की के साथ ये जुल्म करवा रही है। यहाँ पे जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग है वो बहुत बड़ी मैटर करती है, जो आपके इंस्टीट्यूशन है आपके एजुकेशन के वो बड़े मैटर करते हैं। यहाँ पे हमारे मजहबी स्कॉलर्स जो हैं वो किधर हैं, कौन सी सो कॉल्ड हमारे जो आप बिल्कुल सही कह रही, लेकिन अभी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो इस हवाले से अब कैसे आगे केस जो है उसको टेकअप करेगी। देखिए, आपने देखा कि जब ये रिजीम चेंज का मसला आया, अब मैंने तो ऑफिस में, चूंकि हमें तो इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया था, हमने जाना बंद कर दिया क्योंकि हुकूमत हमारी चेंज हो गई। अब ये है कि मैं घर से चीजें ऑपरेट कर रही हूँ, अभी प्रॉपर मैं ऑफिस में नहीं बैठ रही जी। और हम अभी इस केस को, ये जो FIR कटवाई है, ये हमने सारा CM साहब की डायरेक्शन में सारा फोर्सफुली इदारों को करके, क्योंकि वो इतना बड़ा आदमी, पुलिस भी उसकी FIR नहीं काट रही थी। आप लोगों को, आप सोच नहीं सकते कि ये लोग कहाँ तक असरअंदाज होते हैं इदारों के ऊपर जिनके पास पैसा होता है। और वही हुआ, हमने FIR करवाई, हमने सारा कुछ करवा के फिर उनकी बेटी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा था, उनको अरेस्ट करवाया, जेल की सलाखों में भिजवाया और अगले दिन उन्होंने जमानत करवा ली। अब उनकी बेटी तो जेल में है लेकिन बाद की जमानत हो गई है। तो आप देखिए कि अब उस बच्ची जो उस ट्रॉमा में है उसका कॉन्फिडेंस कितना शटर्ड हुआ। लेकिन फातिमा, बात यह है कि आप तो बड़ा एहसन आप काम कर रही हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी आप अपने सोर्सेज यूज करके उनको आपने एप्रीहेंड करवाया और उनमें से एक निगलने में मुलजिम कामयाब हो गया। लेकिन अब इस लड़की का ट्रेस होना बहुत जरूरी है ताकि इसको हुकूमत की प्रोटेक्शन में लिया जा सके। तो आई एम श्योर इस हवाले से भी आप कुछ करेंगे। जी इंशाल्लाह जी, वो चीजें अंडरग्राउंड चल रही हैं, वो मैं मीडिया पे आपको नहीं बता सकती। हम उनके भाई से हमारी बात हो रही है, हम उसको अपनी कस्टडी में ले रहे हैं ताकि इस तरह की कोई उसकी, क्योंकि वो बहुत डरे हुए हैं। उसके भाई ने कहा जी हम किसी से बात नहीं, हमारी जान को खतरा है। सही बात है। तो मतलब मुझे और कोई इसमें नहीं है कि हमने पूरी कोशिश की, हमने FIR कराई, हमने एक कल्प्रेट को, उसकी बेटी को जेल में डलवाया। चलें, अब इंसाफ भी इंशाल्लाह लाजमी तौर पर हम भी कोशिश करेंगे कि आवाज इस हवाले से उठाते रहें और आप भी अपना किरदार अदा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपको फातिमा, हमारे साथ मौजूद थी। अब एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। मौसम की सूरत हाल पर जरा बात कर लेते हैं। बादल, जिस तरह से हम शुरू में तस्करा कर रहे थे कि बरसते रहे, गुज़िश्ता रोज भी, आज भी रात भर ये सिलसिला जारी रहा और आज भी कहा जा रहा है कि पूरी शिद्दत से ये बरसात जारी रहेगी। तो जिसने एंजॉय करना है घर पे रह के कर लें, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो फिर गाड़ियों में से ऐसी दिलचस्प आवाजें आपको आएंगी, बाइक्स में से, गाड़ियों में से, ची चू चा चा, ब्रेक लगाएंगे ब्रेक नहीं लगेगी, लेकिन आपकी वाकई आपका अंजर पंजर हिल जाएगा और वाकई बहुत बुरा हाल होगा। मतलब अभी भी जब सुबह ऑफिस आ रहे तो जिस तरीके से जब जितना पानी खड़ा हुआ था, फिर उन पानी में सड़कें देखने की कितनी मुतासर हुई है कि जो इतने खड्डे पड़ गए हैं, टिप खड़ेबी किस्म की अब हमारी सड़कें हो गई, आपको पता ही नहीं चलता। पता है क्या, पहले ये होता था कि कोई ऐसा बांस सा खड़ा कर देते थे कि अगर कहीं गटर होता था, अब ईंटें रख देते हैं जी, अब पत्थर रख देते हैं, वो पानी में डूबी हुई होती है, वो पानी में डूबी होती है, नजर नहीं आ रही होती है। कई लोग इसकी वजह से भी फंस जाते हैं। और आप ये देखें कि ये मतलब या तो सारे लोग ट्रक ले लें यहाँ पर, या तो मेरे ख्याल से साथ में ना हमारे पास एक छोटी सी कश्ती भी होनी चाहिए। नहीं भाई, कश्ती में नीचे से कुछ ना कुछ उसमें चुभ जाएगा। फाइबर ग्लास की कश्तियां होती हैं तो वो वैसे ही टूट जाएंगी, या लकड़ी वाली हो तो वो तो अलग उनके फंसने के चांसेस होते हैं। लेकिन अभी आपको बताया, जैसे सरदार सरफराज साहब से हमारी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आज रात यानी कि कल रात हैवी स्पेल होगा। हमने देखा कि सारी रात बारिश होती रही, आज भी बहुत गरज चमक के साथ बारिश होगी, ना सिर्फ ये कि कराची में बल्कि पूरे सिंध में। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि जो बारिशें मानसून की बारिशें उन्होंने सिर्फ सिंध को हिट किया है, देखा ना, ये एरिया मुझे बड़ा पसंद है, सिर्फ ये एरिया। हालांकि अब तो शारा फैसल को कनेक्ट करने वाले रोड पे भी खड्डे वो पड़ गए हैं, थोड़ा सा कदरे थोड़ा सा ऊंचा, ये थोड़ा सा ऊंचा। जिस जगह पे पानी खड़ा नहीं होता अपनी मर्जी के मुताबिक और ढलवान की वजह से वो इलाके बचे हुए हैं। इससे हम देखें जैनब मार्केट है, फिर आर्ट्स काउंसिल आपने जाना है, वो सारे रास्ते, मैरिट होटल सारे उससे निकलते हैं। तो ये थोड़ी सी जगह ऊंची, जिसकी वजह से पानी यहाँ पे खड़ा नहीं होता। लेकिन अगर आप काफी दिनों से हमने DHA की बात नहीं की, वहाँ पर क्या सिचुएशन है? वहाँ पे अभी जो स्पेसिफिकली कल बारिश हुई, तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है, सड़कें लिटरली वहाँ पे बहुत, वहाँ पर तो ना, वहाँ पर वो गिट्टों तक, गोडों तक पानी नहीं आता,
वहां पर कमर तक पानी कमर तक। आपने बिल्कुल सही बात की। और वहां पे अब जो सड़कों की सूरत हाल है सती साहब, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी सड़कों पर तो ड्रेनेज सिस्टम वो डालने भूल गए थे। क्या ड्रेनेज सिस्टम कोई चीज का नाम होता है, तो अब फिर भुगत रहे हैं, फिर लोग वहां पे जो हैं जो रहते हैं वो भी भुगत रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तुम सिंध की सूरत हाल देख रहे हैं, लाहौर में भी, पंजाब में भी हमने देखा है, क्योंकि अभी आपने इंडिया ने जिस तरीके से दरिया चनाब में 2 लाख 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया था, फिर 1 लाख, फिर जी रावी में भी फिर कल दोबारा से छोड़ दिया, तो वहां पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। और अभी जो रेला है, हमने देखा है कि कल भी तकरीबन वो झंग से गुजर रहा था, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा लोग परेशान है, मुश्किलात का शिकार है। और हमने तो ये भी देखा ना कि रावी के आसपास, क्योंकि रावी यूजुअली तो बिल्कुल खुश्क हो जाता ना, तो फिर वहां पे हमने देखा है कि लोग अपने मवेशी भी पाल लेते हैं और खुद भी झुग्गी बना के रहने लग जाते हैं। तो अभी तो उनका ये भी सबसे ज्यादा फोकस था कि जी उन लोगों को भी इवैक्यूएट किया जाए, जल्दी वहां से निकाला जाए। उनकी सिचुएशन थी। और बलूचिस्तान की सत्ती तो हम रोज बताते हैं, आप जरा प्लीज आज भी बताएंगे क्या सीन है। बिल्कुल जी, सूरत हाल बिल्कुल अबतर है और बहुत बुरी सूरत हाल है बलूचिस्तान में। अगर हम देख लें कि वहां पर जानी और माली नुकसान बहुत हो गया है और सड़कें बहा ले गया आबी रेला, मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। आप ये देखें कि इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं और इनकी क्या तबाही हो रही है और क्या बुरी सिचुएशन है। तो बलूचिस्तान से आगाज़ करते हैं, अब्दुल्ला मक्सी हमें ज्वाइन करेंगे, कराची की सूरत हाल पर अनवर खान से हम बात करेंगे। तो अब्दुल्ला मक्सी, ज़रा आप ये बताइएगा कि क्या हो क्या रहा है, ये ज़रा हमें आगाही दीजिएगा। रोज़ हम आपसे बात कर रहे होते हैं और रोज़ ही कोई नई चीज़ हमें नहीं मिलती, ना इदारों के दरमियान यानी कि PDMA के दरमियान और हुकूमत के दरमियान कोई राब्ता नज़र आता है, ना कोई इमदाद नज़र आती है, ना साफ़ पानी पीने के जो दस्तयाबी के हवाले से कोई बात होती है। आज कोई बेहतरी की उम्मीद है इस हवाले से? जी, इस टाइम भी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश है वो वक्फे के साथ जारी है। जो सैलाब मुतासरीन है वो इस टाइम काफ़ी परेशानी से दो चार हैं। जैसे हमने नसीराबाद को देखा, लसबेला में देखा, और इसके अलावा योब, किला अब्दुल्ला, कोलू और दुकी का इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं। वहाँ से भी लोगों के जो कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, वहाँ पे भी लोग फंसे हुए हैं। दुकी के जो इलाके हैं, नाना साहब ज़ियारत है और तहसील ये लूनी है, वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनके मुताबिक उनके पास अब तक कोई भी सरकारी एहलकार नहीं पहुँचा, ना उन्हें कोई इमदाद फराहम की गई है और ना कोई उन्हें रिलीफ फराहम की गई है। बाज़ इलाकों में तो ऐसे है कि लोग रेस्क्यू के लिए मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत को कि उन्हें रेस्क्यू किया जाए, उन्हें महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जाए। लेकिन इस टाइम जो है ना पूरा बलूचिस्तान पानी में डूबा हुआ है और लोग काफ़ी परेशानी से दो चार है। खुराक तो अपनी जगह पे वो इस टाइम रेस्क्यू के लिए अपील कर रहे हैं, उनके रेस्क्यू किया जाए, उनको महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जाए। जैसे मैंने गुज़िश्ता दिनों नसीराबाद में देखा और दुकी के इलाके हैं वो भी मुतासिर हैं काफ़ी। इसके मसला तो ये भी है कि जो सिचुएशन अब हो गई, जैसे अतिया मैं बता रही थी, क्योंकि पानी जो सैलाब का आया है अब उसमें बिच्छू और सांप भी आ गए हैं और लोगों को बड़ा खतरा है उनसे। ऑलरेडी लोगों को अभी तक सही तरीके से उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। बहुत सारे लोग सैलाब के पानी में अभी भी फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे इतनी बीमारियां फूट पड़ी हैं, फिर वहाँ पे मेडिकल कैंप्स हैं, उनकी किल्लत है, बच्चों को अद्वियात नहीं मिल रही और जो लोग सैलाब से नहीं मर रहे वो वहाँ पे बीमारियों से मर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह देखिए जी, जो इलाके हैं, जो जलमक्सी है, लसबेला का इलाका है और दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पे यकीनन बारिश के बाद जो ना बिच्छू और सांप भी बाहर निकल आएंगे, तो वो भी अपने लिए कोई महफूज जगह ढूंढेंगे जहाँ पे खुश्की होगा, खुश्की की तरफ जाएंगे तो लोग उससे यकीनन मुतासिर होंगे। और साथ में मैं आपको बताऊं कि साफ पानी की ना होने की वजह से जो हैज़ा का अमराज और दीगर जो अमराज हैं वो फूट पड़े हैं, वहाँ पे लोग काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रात जो कोयटा कराची का जो शाहरा है वो भी टूट गया है। इस टाइम कोयटा कराची का जो शाहरा है वो ट्रैफिक के लिए मुअत्तल है और मुख्तलिफ जो मौसलाती निज़ाम था वो दराम बराम हो चुका है। कहीं पे भी सड़कों का कोई हाल नहीं रहा और जिसकी वजह से भी इंतज़ामिया को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ा शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें खुराक, अद्वियात और दीगर चीज़ें फराम की जाए, पीने का साफ़ पानी फराम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। तो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जिस तरह PDMA की बात करें या ज़िला इंतज़ामिया की बात करें कि ज़िला इंतज़ामिया और PDMA भी उस तरह लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा जो करना चाहिए। इस टाइम लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और हुकूमत बलूचिस्तान को और वफाकी हुकूमत को इस हवाले से
संजीदगी से इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि जो मुतासरा इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको खुराक और दीगर चीज़ें फराहम की जाए। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि इस टाइम बाज़ इलाकों में पाक फौज को हमने देखा, FC को देखा, वो वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत और ज़िले इंतजामिया के साथ खड़े हैं, वहाँ पे लोगों को महफूज मकामात पे मुंतकिल कर रहे हैं और खुराक और दीगर चीज़ें उन्हें फराहम कर रहे हैं और साथ में अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं। तो इस हवाले से इस टाइम बलूचिस्तान पूरा डूबा हुआ है, लोग परेशानी से दो चार हैं, खुले आसमान तले मौजूद हैं और लोग वही बात जो अपील कर रहे हैं। आखिर में हम कहते हैं कि लोग मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हमारी मदद कीजिए, हमें रेस्क्यू आके कीजिए, हमें रिलीफ फराहम किया जाए, मेडिकल कैंप्स यहाँ पे लगाए जाए और हमारे बच्चों को मरने से बचाया जाए, जो कि हम रोज अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हम भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और लोगों का मैसेज जो है वो आगे तक कन्वे करें। अब जरा कराची का रुख कर लेते हैं। अनवर खान हमारे साथ मौजूद है। अनवर, इस वक्त बताएगा कि क्या सिचुएशन है। रात तो बहुत तेज बारिश हुई और आज भी ये पेशगोई की जा रही है कि आज भी काफी तेज बारिश, तो आज मजीद होगी। अभी सड़कों की आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी देखें, इस वक्त मैं तो मौजूद हूँ फेडरल हॉल के अंदर, लेकिन जब मैंने शहर के अंदर सिर्फ शारा फैसल आपको एक वाहिद शारा मिलेगी शहर के अंदर की जिस पर आप बासानी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन कराची एयरपोर्ट से जब आप मरीन सिटी, कालाबोट, कायदाबाद रोड, कराची एयरपोर्ट और टर्मिनल तक आएंगे तो वहाँ भी तमाम की तमाम सड़कें मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं। तो वहाँ पे तकरीबन 10 मिनट का जो सफर है वो तकरीबन आप 40 से 45 मिनट के अंदर तय कर सकते हैं। उसके अलावा मौसम तो बहरहाल खुशगवार है। मौसम के जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर शहरी भी आए, तालिब इल्म भी आए, गैर मुल्की सयाह भी आए, इन्होंने इंजॉय किया। ताहम ये क्योंकि ये VIP एरिया है, ये रेड जोन है, तो यहाँ किसी हद तक तो सूरत हाल बेहतर है। ताहम अगर बात की जाएगी इस सूरत हाल के तनाजुर के अंदर, लग रहा है कि आपने भी कल से यहीं पे मुसलसल डेरा डाला हुआ है, आप घर भी नहीं गए। देखिए, मैं तो डेरा डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मौसम को भी एंजॉय करता हूँ, ये भी तमाम की तमाम चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन सूरत अनफॉर्चुनेटली ये है कि आज होने वाले इंटर के तमाम इम्तहान जो है वो भी मुलतवी किए जा चुके हैं। इसके अलावा जामियात के तहत होने वाले जो इम्तहान थे वो मुलतवी हो गए। सूरत हाल इस वक्त कदर बेहतर है। अगर टूटी हुई सड़कें न होती, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता तो सूरत हाल ज़्यादा बेहतर होती और इम्तहान का इनकाद भी मुलतवी न करना पड़ता। तमाम इस वक्त मानसून हवाओं का सिस्टम बदस्तूर मौजूद है। आज भी कराची के अंदर गरज चमक के साथ बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल रहेगा। लेकिन इस वक्त कराची का कोई इलाका, कोई जिला, कोई कूचा ऐसा नहीं है कि जहां आप बासानी सफर तक उबलते हुए गटर हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, लोगों का मसाजिद में जाना मुश्किल हो गया है, तालिब इल्मों का स्कूलों में जाना मुश्किल हो गया है। तो ये वो सूरत हाल है। कराची इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक आफत ज़दा शहर का मंजर पेश कर रहा है। सख्त ताफुन और बदबू के नतीजे के अंदर लोगों को जो बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, इसके साथ साथ जैसा कि अमराज पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ डिस्क के अमराज पैदा हो रहे हैं, हड्डियों के अमराज पैदा हो रहे हैं। तो ये वो संगीन सूरत हाल है कराची की इस वक्त। जब आप आफत ज़दा कह रहे हैं तो मैं अब्दुल्ला मक्सी को भी देख रही थी, क्योंकि इस वक्त जो सही आफत ज़दा है वो तो कोयटा है और बलूचिस्तान है, और हुकूमत ने उसको भी आफत ज़दा करार, जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उसने भी बलूचिस्तान को आफत ज़दा कहने में इतना वक्त लगा दिया। शायद पहले कह देते तो उतने अच्छे फिर इकदाम भी कर लिए जाते। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ मौजूद थे कोयटा से और अनवर खान हमारे साथ कराची से मौजूद थे। है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की चक्कर देख लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं करता। जो मेट्रोपॉलिटन है 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, वहाँ की सड़कों का यह हाल है कि लगता है कि जैसे लगता है कि किसी ने मतलब एक्सकेवेटर ला के कोई खड्डे खोदे हुए हैं। मैस ट्रांजिट सिस्टम देख लें आप इस शहर का, आपको नजर आएगा। खैर क्योंकि आज बारिशों की पेशगोई की गई है, इसलिए स्कूल्स में आज सिंध की जानिब से, महकमा सिंध की जानिब से जो तालीमी इदारा है वहाँ से भी फिर आज अहकाम जारी कर दिए गए कि आज स्कूलों में छुट्टी होगी, आम तातील होगी। जो इंटर के पर्चे थे, जो स्पेसिफिकली जितने भी अनवर खान बता रहे थे, और इसके अलावा जो भी एग्जाम्स और जो मिडटर्म्स वगैरह वो सारे आज जो हैं ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं, क्योंकि बारिश के उसके खदशे के पेश नजर कि भाई आगे जाके भी कर लेंगे। और आज तो छुट्टी वैसे मैदानी इलाकों का चक्कर ये होता है जैसे कराची है, यहाँ पर चक्कर ये है कि बारिश होती है, सड़कों पर पानी जमा होता है, पानी की निकासी का कोई तरीकाकार नहीं है। और मैदानी इलाकों में वैसे भी अगर पानी आके खड़ा होता है तो वो रहता है। पहाड़ी इलाकों में सिचुएशन ये होती है कि रेले आते हैं, आके गुजर जाते हैं, या दरिया का किसी पानी उतर जाता है, लेकिन उनकी वजह से लैंडस्लाइडिंग का खदशा होता है, उनकी वजह से सैलाब का, यानी कि घर आपको पता है कि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग तो बहुत ढलवान पे ही बने रहते हैं। अच्छा, अपने गांव में मैंने भी ये मनाजिर देखे लैंडस्लाइडिंग के, इट्स हॉरिबल। वो जो पत्थरों की गिरने की आवाज होती है, वो पूरे आप देख लें कि वो आबादियों को तहस करते हुए निकल जाते हैं। तो ऐसे ही पहाड़ियों में जो घर बने होते हैं वो बड़े वल्नरेबल होते हैं। अच्छा, ये देख लें जरा मनाजिर, ये खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों की सूरत हाल है। नारान आप देख लें कि यहाँ पर सयाह मौजूद थे कि ऐसे में बारिश के बाद ये जो रेला है
ये तबाही मचाने के लिए यहाँ पर पहुंचा है और लोग देख के किस तरीके से वहाँ पर जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे जहाँ पे लोग बैठे हुए थे उस जगह को कैसे ये जो रेला है अपने साथ इसको ले उड़ा है और मतलब ये सिचुएशन आप देखें। और पुल को भी बहा ले गया लोग। एक बार फिर से भी हम दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। ये देखें लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, फिर अचानक उनको अंदाजा हुआ कि भाई ये बहुत खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही और इस पानी की एक खौफ ये लोगों का आप देख रहे हैं कि वो क्या रंग का तेज रफ्तार और ये अभी तक किसी जानी नुकसान की तो इत्तला नहीं मिली ना। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। ये देखें किस तरीके से वो पानी वहाँ से वो आ रहा है और ये देखें और आप वहाँ पे टेरर देखें मतलब जिस तरीके से वो आ रहा है और मैं वो जो बेचारे एक शख्स अपनी छोटी छोटी करके चीजें उठा रहा, तो मैं अच्छा वो कुर्सी उठा के बचाने की कोशिश करें, वो अपने कहीं जोक बचा सकते हैं वो लोग, तो कोशिश करें कि क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी इतनी होती है क्या बचाएं क्या ना बचाएं। लेकिन ये बेरहम जो रेला जो ताहिर शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर शहजाद, ये जो दूसरी वीडियो हम देख रहे थे ये तो भाई बड़ी खतरनाक थी कि बिल्कुल पानी सर पे पहुंच चुका था और हमारे जो भाई थे वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या चीज यहाँ से रेस्क्यू करें। तो इसमें कोई जानी नुकसान तो खुदा न खास्ता नहीं हुआ, ये जो इस तरह से रेला वगैरह आया था? जी इशफाक, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रेला तो आपने देखा होगा कितना खतरनाक जी आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी किस्म की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। स्याहों के साथ साथ जो मकामी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने ढाबे बनाए हुए हैं, फिटनेस पॉइंट बनाए हुए हैं, वहाँ पे स्याह जो है एंजॉय करते हैं ठंडे पानी को, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपनी तरफ रेले को आते देख के उन्होंने दौड़ने लगा दी और अपने आप को महफूज कर लिया, क्योंकि खौफ इतना ज्यादा था उन्होंने खौफ के मारे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और ये जो रेला था ये इतना हैवी था कि वो इतना पुख्ता पुल था जो लोहे का बना हुआ था, ये बटल के मुकाम पे, जो उसे भी अपने साथ बहा कर ले गया और साथ साथ जो ढाबों के जो है उन्हें भी काफी हद तक नुकसान पहुंचे। और जब ये रेले पुल जब टूटा तो उस तरह दोनों तरफ पे नरा और कगान एरिया दोनों तरफ पे जो है स्याह जो थे वो और साथ साथ जो गिलगित बल्तिस्तान के जो मुसाफिर थे वो फंस चुके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पे ज़िली इंतजामिया उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और मौके पे पहुंच के तमाम जो स्याह जो थे उन्हें महफूज मुकामात पर होटलों पे मुंतकिल कर दिया। और रात गए जो बारिश लगी हुई थी उसके दौरान भी उन्होंने मशीन लगा के एक मुतबादल रास्ता पानी का रुख मोड़ के उन्होंने एक आर्जी तौर पर रास्ता बनाया जिससे जो वो इमरजेंसी की सूरत में गाड़ियों को वहां से निकाल सकें। तो यहाँ पे जो स्याह आते हैं वो सीजन के लिए आते हैं, वो एक दो दिन के लिए आते हैं और फिर वापसी का करते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग भी होती है, उसकी वजह से उन्होंने एक इमरजेंसी रास्ता बनाया। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि आज ये तीसरा चौथा रोज है, वहाँ पे जो पुल की तामीर के लिए मटेरियल जो है वहाँ पे पहुंचा दिया गया है और पुल का जो तामीर का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। और साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो ट्रैफिक का बहुत ज्यादा हुआ उसकी बड़ी वजह ये थी, आपको खुद भी पता है कि जो वलाई इलाकों में बारिशें होती हैं वहाँ लैंड स्लाइडिंग होती है, पुल गिर जाते हैं, साथ साथ रोड पे पत्थर आ जाते हैं, हो जाए तो फिर क्या बचा? हाँ, ये अपर कुश्तान की मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूंगा। वहाँ पे छाड़ नाला पे जो पुल तीसरी मरतबा गिरा तो वो शारा काराकरम जो थी वो हम तरफ से अभी भी मुकम्मल तौर पर मतल हो गई है। और जीबी गिलगित बल्तिस्तान की जो ज़िली इंतजामिया थी उन्होंने ये वही जो ट्रैफिक थी उन्हें डाइवर्ट कर लिया था शारा कगान पे, जैसे एमएनजेवी रोड भी कहते हैं और शारा कगान भी कहते हैं, जिसकी वजह से चलें जी अल्लाह पाक करम करें और ये तमाम तो सूरत हाल पर जो भी मसले वहाँ पे हुआ उस पर जल्द काबू पाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। ताहिर शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। एक बार फिर से हम आपके सामने मौजूद हैं, मदिया नकवी और अशफाक इसहाक सिद्दी, और उम्मीद है कि हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आप हमें यूट्यूब पे देख रहे होंगे या अगर कहीं पे भूली बसरी नशरियात कहीं पर आ रही होंगी तो आपको देखकर उससे मुस्तफीद हो रहे होंगे। आज 10:07 हो गए हैं। वैसे तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि 10:07 पे हम आए, लेकिन तारीख में बहुत सारी चीजें पहली दफा होती हैं, तो ये उसमें आपने घबराना नहीं, वाकई नहीं घबराना, आपने नहीं घबराना। मैं आपको और हमारे नाजरीन ने नहीं घबराना भाई, बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि बात यह है कि कोई भी वक्त होता है वो गुजर जाता है। अच्छा ये चीज याद रखने की है कि अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और बुरा वक्त भी गुजर जाता है। सबसे अच्छी बात है वक्त के हवाले से, इट नेवर रिमेन्स द सेम। तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट क्या क्या हमने बातें करनी है भाई? 9 से 10 में तो बड़ी इंपॉर्टेंट हमने बात कर ली जी। अभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है, ठीक है, उस पे हम देखें कि क्या कुछ चीजें हो गई हैं। कल जो सारा दिन होता रहा है वो भी हमने देखा जी, और हम देखेंगे और हम मजीद भी देखेंगे और फिर हम जो देखेंगे हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि हमारा तो काम है आपके साथ शेयर करना। हम तो वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी हैं, तो जो चीज हम जैसे देखेंगे आप तक हम पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। तो पहले टॉप स्टोरीज। जी बिल्कुल, टॉप स्टोरीज।
मुल्क में सियासी हलचल बढ़ गई। पीटीआई फौरी इंतखाबात के मुतालिबे पर कायम हकीकी आजादी तहरीक का आगाज कर दिया। अवामी ताकत का मुजाहरा करने के लिए 17 शहरों में जलसे होंगे। इमरान खान खिताब करेंगे। ईमानदारी की आला मिसाल, फैसलाबाद एविएशन अथॉरिटी के अमले की फर्ज शनासी। दुबई से आने वाली खातून मुसाफिर को उनका बैग पहुंचा दिया, वो एयरपोर्ट पर भूल गई थी। लाखों रुपए मालियत की अशिया और करेंसी मौजूद। इरफान महसूद जनूबी वजीरिस्तान की पहचान बन गए। 54 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके। 100 पाउंड वजन के साथ एक पांव पर 52 मरतबा पुशअप्स। आला सिविल अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी के लिए भी नामजद। और दही के फवायद हैं बेशुमार, छुपा है उसमें सेहत का खजाना। नमकीन और मीठी लस्सी या फिर रायता बनाएं। टमाटर की जगह सालन में इस्तेमाल भी हो सकता है। कीमत ज्यादा लगे तो घर पर जमाएं। दूध भी महंगा है वैसे जी, इसलिए हम घर पे बनाएंगे नहीं। अच्छा, तो वो उसके लिए सस्ता हो जाएगा दही। मतलब अगर 240 रुपए लीटर है, ज्यादा महंगा दही पड़ेगा। 240 रुपए लीटर अगर किलो अगर दही है, ठीक है, और 200 रुपए किलो दूध है, तो फिर भी वारे का पड़ेगा। बहरहाल ये इस पे डिबेट करेंगे जब हमारा ये सेगमेंट आएगा। अभी हम सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हलचल बढ़ चुकी है भाई सियासी मुल्क में बहुत ज्यादा, और अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हकीकी आजादी तहरीक जो है उसका आगाज हो चुका है, और फौरी तौर पर आम इंतखाबात का मुतालबा एक बार फिर से सामने आ गया। कल भी मदिया नकवी ने बड़ी सैर हासिल इस पर गुफ्तगू की और उन्होंने ये फार्मूला बताया कि भाई असेंबलियां तहलील कर दें जिन्होंने करनी है, ताकि दूसरे मजबूर हो जाए इंतखाबात कराने पे। लेकिन वो पहले आप वाली सिचुएशन चल रही है। बात उन्होंने कहा कि अगर हमें बोलेंगे ना कि आप खैबर पख्तूनख्वा की और आप पंजाब की असेंबली तहलील करें, तो हम आपको बोलेंगे कि आप सिंध की करें। हाँ भाई वो क्यों करेंगे, वो तो इंतखाबात चाह नहीं रहे। वो तो चाह ही नहीं रहे, आप चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं तो अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात ही चाह रहे हैं और सिर्फ इंतखाबात चाह रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। 17 शहर भाई सती साहब, 17 शहरों में होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे, जिनका मैं आपको बता देती हूँ, जिनमें कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, सक्खर, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, अटक, एबटाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, जेहलम, गुजरात, कमाल बात एक और भी है, और गुजरांवाला में जलसे किए जाएंगे। कमाल बात यह है कि 9 हलकों से ज़िम्न इंतखाबात में भी खान साहब हिस्सा ले रहे हैं और एक जगह से उनके मुस्तरद हुए, तो क्या चक्कर होगा। बहरहाल इस पर पॉलिटिकल हैपनिंग जो है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, जहां भी आप खुश रहें। ये बताएं कि क्या पॉलिटिकल हैपनिंग्स देख रहे हैं आने वाले दिनों में? अनसर्टेनिटी जो है वो काफी बढ़ती जा रही है, पॉलिटिकल हम एंड पे देखें, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ अच्छी खबरें हैं आगे इन फ्यूचर? कि 8 हलकों में वो अहल है, 1 हलके में उसको नाअहल करार दिया गया है जी। यानी इससे बड़ा मजाक जो है वो कोई नहीं है कि 8 हलकों में तो इमरान खान के कागजात दुरुस्त हैं, 1 हलके में उसके कागजात नामजदगी दुरुस्त नहीं है। ये इन्होंने नोट बचाओ में वोट जो है कुर्बान किया है और रोज गरीब को मजबा खाना में ले जाते हैं, और जो हालात जा रहे हैं कोई आदमी कुछ नहीं कह सकता किसी वक्त भी कुछ हो जाए। और बड़े से बड़ा सियासी पंडित भी जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर आदमी हर शख्स बंद गली में दाखिल हो चुका है। नवाज शरीफ की आमद भी तय नहीं पा सकी। हाँ जी। और जो हालात जा रहे हैं कि 13 पार्टियां मिलकर इमरान खान को दीवार के साथ लगाना चाहती हैं, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अवामी मकबूलियत आप देखें शेख साहब, मतलब ये जो लाहौर वाला जलसा था कमाल था सर। देखें इसी वजह से तो उसको नाअहल करने की कोशिश है कि ये उसके सामने खड़े नहीं हो सक रहे। हाँ। उसकी मजबूती और मकबूलियत और इनका आदम एतमाद लाना उसके हक में चला गया है, और वो बेहतर तौर पर पॉलिटिकली खेल रहा है। और इसकी अपनी पार्टी में आप देखें जो फैसले ये करते हैं उनको घर के अंदर से सपोर्ट नहीं मिलती, और टोपी ड्रामा कर रहे हैं, फलां उठकर चला गया और फलां ने कहा ये गलत हुआ है। और अभी जब 30 अगस्त को अभी से कह दिया उन्होंने 15 दिन पहले कि हम लेवी और बढ़ाएंगे, IMF को लिख कर दे दिया कि हम 30 अगस्त के बाद पेट्रोल पे 10 रुपए लेवी और बढ़ाएंगे,
ये मुल्क जो है ये अजीब अफरा तफरी का शिकार होने जा रहा है और ये इंटरनेशनल एजेंडा है कि इस मुल्क में इंतशार और खलफशार पैदा किया जाए। शेख साहब वैसे मैं जरा आपको थोड़ा सा पीछे तो वापस लेके जाती हूँ। जैसे इमरान खान साहब 9 हल्कों से खुद इलेक्शन लड़ेंगे और ऑफ कोर्स विद हिज कॉन्फिडेंट, उनको पता है जब अवाम भी अगर वैसे भी जाए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट पड़ता है वो बेसिकली इमरान खान की शक्ल की वजह से ही पड़ता है इनको वोट। जब वो 9 हल्कों से खुद खड़े होंगे तो ऑफ कोर्स मतलब जो रिजल्ट होगा वो भी लोगों के सामने होगा। लेकिन देन व्हाट, वो जब एक इस हल्के से जीत जाएंगे तो फिर क्या करेंगे कि बाकी जो हल्के हैं फिर वहां से फिर इस्तीफा देंगे, फिर वहां पे दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये क्या आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि वो मशीनरी को भी थकाना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स अगर ये इलेक्शन होंगे तो वसाइल इस्तेमाल होंगे, मुल्की वसाइल इस्तेमाल होंगे इन तमाम तर हल्कों में जो इंतखाबात होंगे उसमें। देखें, इन्होंने 11 बंदे इसलिए डिस्क्वालीफाई किए कि अदम एतमाद की तहरीक में आ सके, जो कि 2 वोटों पे मबनी है और जो कि इनके अपने इत्तेहादी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद इनकी अपनी लीडरशिप के अंदर भी मुख्तलिफ दो राय हैं। सो ऑफकोर्स इमरान खान अवामी राब्ता मुहिम पे अगले इलेक्शन के लिए ये जिस शहर में जा रहा है, जब जेन्युइन और ओरिजिनल और शफाफ और साफ इलेक्शन होंगे, ये उसी की कैंपेन का हिस्सा है। और ये वोटों को दाव पे लगा रहे हैं, नोट बचाने के लिए इन्होंने वोट कुर्बान किए और वो वोटों में जा रहा है। पॉलिटिकली तो वो ठीक खेल रहा है। अच्छा। और ये जो कुछ खेल रहे हैं वो खिलवाड़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये उजाड़ कर देगा इनको, इनकी कोई सियासी हैसियत खाक में मिल जाएगी। हत्ता कि आसफ जरदारी ने भी इन पर तनकीद की है और ये मामलात जो हैं बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, सुधार की तरफ नहीं जा रहे हैं। अच्छा, पंजाब में क्या सूरत हाल लग रही है शेख साहब आपको? क्या ये परवेज इलाही साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं या बिल्कुल ठीक चल रहे हैं जिस तरह से उन्हें चलना चाहिए? क्योंकि उनको अपनी पार्टी का भी सोचना है। मेरा ख्याल है, देखें, हुक्मरानी की बात मजबूरियां होती हैं। परवेज इलाही ठीक खेल रहे हैं, टुक टक लगी रहती है और इन हालात में हुक्मरानी करना कोई आसान काम नहीं। अभी तो ये फैसला होगा 1 हफ्ते बाद कि ये इस्लामाबाद टूल प्लाजा भी पंजाब में आता है और मरी एक्सप्रेस वे का टूल प्लाजा भी गलत जगह पे बना है, पंजाब की जगह पे बना है। अच्छा। और फोर्सेस जो है आमने सामने होती हैं। एक शहबाज गिल को ले जाने के लिए रेंजर्स और एफसी को तलब करना पड़ा, पंजाब पुलिस न ले जाए। तो हालात तो लोग बाशऊर हो गए हैं, लोगों को बखूबी समझ आ रही है कि ये क्या होने जा रहा है और ये क्या कर रहे हैं। हुकूमत चलाना इनके बस में नहीं है। कंबल को ये छोड़ना भी चाहते हैं, अब कंबल इन्हें नहीं छोड़ रहा। अच्छा, तो मैं पहले कह चुका हूँ ये 45 दिन बड़े अहम है। हाँ। और इन 45 दिनों में अहम सियासी फैसले होंगे। शेख साहब, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बजाय कि सीधा आप जनरल इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करें, आप ज़िमनी इलेक्शन का बिल्कुल बॉयकॉट कर दें? लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में भी भरपूर है, जब वहां से भी इस्तीफे दिए कौमी असेंबली से। ठीक कर रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं इस फैसले को सपोर्ट करता हूं। लेकिन शेख साहब, अगर जीत भी जाते हैं खान साहब, जो कि इम्कानात हैं, क्योंकि तो असेंबली में तो उन्होंने फिर नहीं जाना। नहीं, असेंबली में नहीं जाना, फिर भी 1 सीट रख सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली वही तो बात करी। बाकी 8 से फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वहां पे दोबारा इलेक्शन होगा, फिर वसाइल इस्तेमाल होंगे, मशीनरी इस्तेमाल होगी। बहरहाल हुकूमत जब मुखालफत में ऐसी स्ट्रेटजी अपनाती है, अब जो 9 लोग हमारे होते उनके लिए तो इलेक्शन लड़ना, उनके पास इतने वसाइल होते हैं। अब तो वोटर भी मुंह खोल के बैठा है, उनको पता लग गया है कि हुक्मरान चोर है। सियासतदान ने, वडेरों ने और दूसरे लोगों ने, अभी तो सिंध में भी इमरान खान ने जाना है और वो इलेक्शन कैंपेन पे है, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो। ये सारी स्ट्रेटजी उसकी इलेक्शन के लिए अवाम से वो राब्ते में। शेख साहब, अवाम से राब्ते में तो सभी हैं वैसे, लेकिन आपको लगता है कि कोई रिलीफ आवाम को दे पाएगी कोई भी हुकूमत अगर हो? तो आप अपने इक़्तिदार के 3.5 साल तक यही कहते रहे और आप मुतालबे भी करते रहे कि बराए करम आवाम को रिलीफ दें। उन्होंने अदम एतमाद करके इमरान खान को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अवाम में हमारी हालत उस कम तर महंगाई में ठीक नहीं थी। हाँ। अब तो आसमान पे महंगाई जा रही है और लोगों के हालात जो हैं, वो सियासतदान जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है वो तो डिप्रेशन में जा रहा है जब लोगों की बात सुनता है, लोगों के हालात देखता है। और उसका हल क्या है? हल सड़कों पर है या आपस में बैठकर इलेक्शन की तारीख देने में है? अच्छा। तो सड़कों पे चला गया फिर तो सड़कें ही फैसला करेंगी, लोग फैसला करेंगे। अच्छा, क्या होना क्या। शेख साहब, अच्छा, आप जहां पर हैं वहां पर केबल के जरिए ARY आता है या कैसे आता है? सर, हमारी नशरियात भी बंद है। ये तो केबल के जरिए भी बंद कर रहे हैं जी। ये ARY को इन्होंने निशाने पे रख दिया है और जो जिसमें कौम की और लोगों की दिलचस्पी और मोहब्बत होगी उसको ये निशाना बनाएंगे। ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ हर उठने वाली आवाज को दबा दिया जाए,
हर सच्ची आवाज को दबा दिया जाए, लेकिन ये खुद दबाव में आएंगे और खुद इनकी सियासत अनकरीब दाव पे लगेगी। राइट सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और साबिक वजीर दाखिला हैं। तो वो मतलब कह रहे हैं कि हम सब ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। हाँ। ईंट का जवाब, लेकिन वो बात आपकी अपनी जगह है कि जब आप बाकी 8 हलकों से आप इस्तीफा देंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे फिर इंतखाबात होंगे, तो मशीनरी भी एक तरीके से जो इस्तेमाल हो रही है, फिर मशीनरी जब जाना नहीं है, जब आपने मंजूर कर लिया गया, तो खैर लेट्स सी क्या होता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और जरा आगे बढ़ के आपको जरा फैसलाबाद के उस मतलब हम बड़ी अच्छी कभी कभी स्टोरीज अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं और उन स्टोरीज का शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको बताएं कि देखिए जी अभी जो नेकी है, जो अच्छाई है और अच्छे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सो बजाय ये कि हम लोगों की बुराई सामने रखें, हम अच्छे लोगों की अच्छाई भी सामने रखें ताकि लोगों का इंसानियत पे जो वो कहते हैं ट्रस्ट बहाल हो। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फैसलाबाद की जो वहां पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के अमले ने एक ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी है। खातून जो है वो दुबई से पहुंची थी और वो पहुंची थी पाकिस्तान, फैसलाबाद पहुंची और फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही वो उन्होंने एक ऐप के जरिए एक टैक्सी बुक की और जाने के लिए रवाना हुई तो अपना एक बैग भूल गई। अब बैग को खोल के देखा गया तो उसके अंदर जी कोई 4,500 के करीब अमरीकी डॉलर थे, अमाराती दरहम थे, आईफोन और न जाने क्या ज्वेलरी अलग थी। तो पता है अगर एस्टिमेट लमसम लगाया उन्होंने तो उन्होंने कहा कि 20 लाख कम से कम मालियत का सामान उसमें था। फिर आप ये देखें कि सीसीटीवी के जरिए ट्रेस किया गया कि किस गाड़ी में बैठी थी, उस टैक्सी ड्राइवर को ट्रेस करके फिर खातून मुसाफिर तक पहुंचे थे और राब्ता करके फिर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बुलाकर उनको ये कीमती अशिया उनके हवाले कर दी गई। तो कमाल है भाई, हेड्स ऑफ टू द सिविल एविएशन अथॉरिटी और उनके अमले को जो कि वहां पर हैं और आई एम श्योर कि उनके लिए इनाम का ऐलान भी करना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए, उनको ऑनर करना चाहिए, क्योंकि मतलब बासानी ये इधर उधर चीजें हो सकती थी, लेकिन दिस इज एन इंडिकेशन कि पाकिस्तान में अब भी लोगों की ज़मीर जिंदा है और वो दूसरों की चीजों का ख्याल रखते हैं और अमानत में खयानत नहीं करते। बड़ी बात है, बड़ी बात है। देखिए ऑफ कोर्स फोरन जो उनका हैंड कैरी था उसमें उनकी चीजें मौजूद थी और लोग अपनी जो कीमती चीजें हैं वो हैंड कैरी में ही रखते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो किसी ना किसी ऐसी चीज में कई प्रेशर में आपको खुद आइडिया नहीं होता है, हमारे साथ आप चीजें भूल जाती है। लॉट ऑफ टाइम्स में आप मैं भी बहुत जगहों पर अक्सर ऐसा हुआ है कि अपना हैंड कैरी आप भूल जाते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो लेकिन अच्छी बात है कि सीसीटीवी फुटेज में भी आ गया और फिर जो उनका पूरा सामान था उनको मिल भी गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और जनूबी वजीरिस्तान का रुख करेंगे और जनूबी वजीरिस्तान का जब हम रुख करेंगे तो वहां पर हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे हीरो से जिसने हाल ही में 54वां गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कौन सा? 54वां 54th गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इरफान, अच्छा एक तो मैंने देखिए 54वां बोल दिया, आप ये चेक मैंने दोबारा बुलवाया आपसे। हाँ, मैं फिर भी आप चेक करें, मैंने 54वां फिर भी बिल्कुल सही बोला। अच्छा जी, इरफान ने 100 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में एक पांव पर, ठीक है, 52 मरतबा पुशअप्स लगाई। हम दोनों हाथ पे, ये ओए होए होए, ये आप चेक कर रहे हैं जरा, एक पांव पे पुशअप लगा रहे हैं, पीछे उन्होंने जो है वो वजन जो है वो बैक पे उन्होंने अलग हुआ है। अच्छा, उन्होंने पुशअप कैटेगरी में सबसे ज्यादा 29 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और इसके अलावा 80 और 100 पाउंड वजन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले ये वाहिद खिलाड़ी भी हैं। और इरफान महसूद ने 1 दर्जन से ज्यादा रिकॉर्ड भारत के भी तोड़े। वाओ, क्या बात है। तो अभी उनका एक डेरा इस्माइल खान में एक मिक्स मार्शल आर्ट्स का MMA का क्लब भी है जो चला रहे हैं और छोटे बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें आला सिविल अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी के लिए नामजद भी किया गया है और ये अवार्ड उन्हें आइंदा साल 23 मार्च को दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं, इरफान महसूद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया भाई, आपने जनूबी वजीरिस्तान से ये माशाल्लाह हमारा मुल्क का नाम रोशन किया और 54वां अपने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया और कमाल है। वैसे कब से आप इस फील्ड में? मुझे तो लगता है कि आप तो बचपन से ना सिर्फ ये कि जागते हुए बल्कि सोते हुए भी आप याद आता होगा तो पुशअप ही लगा रहे हो, एकदम करवट लेते हो तो पुशअप लगा देते होंगे। ऐसे ही सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी मैं कोई रिकॉर्ड्स तो मेरा अप्रूव होता है, आप लोग मुझे अपने प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं और मेरी हौसला अफजाई के लिए। बिल्कुल पुशअप्स के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 29 हो गए मेरे और यकीनन तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे डेली में वर्कआउट करता हूँ, पुशअप्स, स्क्वाट्स, मुख्तलिफ जो फिटनेस के रिकॉर्ड होता है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये कितना टाइम लगता है वैसे आपको और ये कब से आपको शौक है, ये तो बताएं जरा हमें। मेरी जो मार्शल आर्ट की जर्नी है ये 2005 से स्टार्ट है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैंने स्टार्ट किए थे ये 2013 से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई थी गिनीज रिकॉर्ड्स की
लेकिन जो मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये 2016 में अप्रूव हुआ है। इसके लिए डेली अपने क्लब में 2 सेशन हमारे होते हैं, वहाँ भी प्रैक्टिस करता हूँ। जब घर आ जाता हूँ तो घर में भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अच्छा। कुछ रिकॉर्ड इस तरह होते हैं कि उसके लिए 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 8 महीने, वो डिपेंड करता है रिकॉर्ड्स पे कि वो वहाँ पे रिकॉर्ड कितना टफ रिकॉर्ड है, तो उसी के मुताबिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा इरफान भाई, ये हमें ज़रा बताएं कि वैसे तो आपने ये वज़न भी अपने ऊपर रखा हुआ है, मतलब 55-56 किलो, उसके बाद एक हाथ से और एक टांग ऊपर करके आप ये कर रहे हैं। वैसे अगर आपको मौका दिया जाए 1 गो में पुशअप्स लगाने का, ज़ाहिर है आप ये भी ट्राई करते होंगे, तो एक वक्त में कितने आप पुशअप्स लगा लेते हैं? ये जो मेरे रिकॉर्ड से इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा इसके लिए जरूरत होती है। स्पीड फिर अलग चीज है, वो मेरा जो अपना वजन है ये 85 प्लस है। अच्छा। तो वो मेरी जो ज्यादा कोशिश होती है वो स्पीड के बजाय स्ट्रेंथ के जो गिनीज रिकॉर्ड थे उन पे मेरी ज्यादा फोकस होती है। अच्छा। सिंपल रिकॉर्ड वैसे डेली हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक रिपीटिशन में 60-70 तक वो कर लेते हैं 1 मिनट। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त। तो इरफान भाई आपकी तो कोर बड़ी स्ट्रांग होगी, जिस तरीके से आप ऐसे पुशअप्स लगा रहे थे बड़े आराम से। आप अपना ख्याल रखने के लिए करते क्या वैसे, ये तो बताएं। अपनी केयर में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ये बताएं। सिंपल बस जो नॉर्मल हमारी डाइट वगैरह होती है उसको फॉलो करते हैं, ज्यादा डाइट फॉलो नहीं कर सकते, बहरहाल जो भी होती है वही जो आम रूटीन में खाना वगैरह होता है वो फॉलो करते हैं। बाकी ये कि अपनी एक्सरसाइज वगैरह मेंटेन रखते हैं। कोई स्पेशल सप्लीमेंट्स नहीं आप लेते हैं? वो जो जिम में हम जाते हैं लड़के अपनी बॉडी शॉडी बनाने के लिए, पता नहीं क्या क्या जो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रोटीन शेक्स वाले लेते हैं, कुछ आप ऐसी चीज नहीं लेते? नहीं, अभी तक ये प्रोटीन शेक्स वगैरह इनके मुझे नाम तक नहीं आते। मैं बहुत ज्यादा मुखालिफ भी हूँ। मैं नेचुरल जो डाइट्स वगैरह, नेचुरल या ड्राई फ्रूट्स होते हैं या प्योर जो फ्रूट्स वगैरह उन पे डिपेंड करते हैं। बाकी मैं अपने क्लब के स्टूडेंट्स को इन चीजों में वो करता हूँ कि जब उनके फाइट्स वगैरह होती हैं, उनकी जो ट्रेनिंग सेशन वगैरह होती हैं, उनको नॉर्मल जो डाइट की चीजें होती हैं या प्रोटीन के लिए जो खाने की चीजें होती है वही मैं कहता हूँ कि अच्छा, एक जानिब आप पुशअप्स करके रिकॉर्ड बना रहे हैं, दूसरी जानिब जो क्लब आपने खोला है वो भी MMA का क्लब है, ऐसा ही है? मिक्स मार्शल आर्ट। जी जी, मार्शल आर्ट्स का क्लब मैंने बनाया हुआ है। 2 ब्रांचेस हैं हमारे, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। पाकिस्तान के जो कम उम्र बच्चे हैं, 6 साल, 8 साल और 9 साल के क्लब हमारे स्टूडेंट्स के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। प्रोफेशनल बॉक्सर जो हबीब है जो पाकिस्तान में पाउंड फॉर पाउंड में 2nd पोजीशन पे अभी आए। मैच्योर मिक्स मार्शल आर्ट में दिशान में खुद है, वो साउथ एशियन लेवल पे टॉप पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे क्लब वाले। जबरदस्त। वैसे तो मैं ये सोच रही हूँ इरफान भाई कि अगर आप यहाँ पर मास्टर स्टूडियोज में मौजूद होते ना तो हम आपसे पुशअप्स लगाने की अच्छी टिप्स ही पूछ लेते, क्योंकि जितना जबरदस्त स्कोर आपका स्ट्रॉन्ग और एक टांग पे आप जितने पीछे वजन लाद के आप पुशअप्स कर रहे हैं, भाई क्या ही बात है। अपना बहुत सारा एक तो आप ख्याल भी रखिएगा एंड थैंक यू सो मच कि आप बार बार एक तो रिकॉर्ड ना सिर्फ बना रहे हैं बल्कि आप भारत के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हमेशा आगे कामयाब भी रखे। इरफान महसूद हमारे साथ मौजूद थे, ये चेक करो, लगा सकते हैं वैसे पुशअप्स, कोशिश कर सकते हैं ऐसे, मतलब कोशिश करने में। वंस अपॉन अ टाइम में लगा लेता था 50-60 आराम से। मैं भी लगा लेती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं वही घुटनों वाले नहीं, बेबी पुशअप्स से आप लगाने शुरू करते हैं, घुटनों पहले घुटने रख के फिर आप पुशअप्स लगा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक। एक अहम तरीन खबर आपको देते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील की समाअत आज करेगा। अदालत ने 2 रोज पहले इब्तिदाई समाअत के बाद लार्जर बेंच तश्कील दिया था। शाह खालिद को हम ज्वाइन करवाएंगे और उनसे बात करेंगे कि राब्ता करेंगे कि ये आखिर क्या होने जा रहा है। तो ये लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील की समाअत आज करने जा रहा है और इस हवाले से हम अपडेट्स भी आपको देंगे। ये 2 बजे ये समाअत शुरू होगी इस मामले पर और ममनुआ फंडिंग केस में PTI की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ये अपील है और इस अपील को सुनने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच। चलिए जी, हाँ क्या दही
टॉपिक है हमारा। हाँ, टॉपिक तो हमारा है। मैंने कहा दही, आपके जहन में दिमाग की दही तो नहीं आया? मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना कि आप मुझे कह रहे हो कि देखो इतना बोलती है दिमाग से दही ना कर दिया भाई, लेकिन दही बहुत अच्छी होती है, मैं आपको बताऊं। दही अच्छा, वैसे मिसाल क्यों दी गई थी दिमाग की दही कर दी है? लस्सी बना के पी गए, स्ट्रॉ लगा के पी गया, ये क्या होता है यार? हर चीज को लस्सी से तशबीह क्यों दी जाती है? मे बी इट्स ब्लैंड, मे बी दिस इज द रीजन। ठीक है, ब्लैंड और ब्लैंड में तो छूट होता है। अच्छा जी, आज दही के आज हम फवाइद के वाले से बात करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑफ कोर्स क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जब लोग डाइट कर रहे होते हैं तो इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जब आपको पेट के वाले से कोई मसला हो तो तब लोग दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। के लिए, गट में गुड बैक्टीरिया, गट क्लिनजिंग के लिए, उसको निकालने के लिए। क्योंकि ये आप, थैंक यू सो मच फॉर आपने गुड बैक्टीरिया की बात कर दी। क्योंकि देखिए, जब पिछले दिनों जब हमने देखा था कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया था और हम हाथों को मुसलसल सैनिटाइज किए जाते थे, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि भाई इतना भी अपने हाथों को ओवर सैनिटाइज ना करें, क्योंकि आपके हाथों में भी अल्लाह पाक की तरफ से, कुदरत की तरफ से कुछ गुड बैक्टीरियाज मौजूद हैं, तो जब आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में वो आपकी हेल्प करते हैं, तो हम वो भी मार देते थे। ऐसे ही गुड बैक्टीरियाज जो हैं वो मौजूद होते हैं दही में, चाहे हम घर में बनाए चाहे बाहर में बनाए, और इसके फवाइद बहुत। और मैंने सोचा कि भी एक ऐसा होना चाहिए, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है। और अब तो मतलब इट इज़ सो रिफ्रेशिंग। आपने सोचें कि कोई बड़ी शकील किस्म की ग़िज़ा खा लिया, बड़ी मुरगन ग़िज़ाएं खा ली, उसके बाद आप दही लेके या उसकी लस्सी बना के हल्का सा पी लें, या दही वैसे ही खा लें, कितना सूदिंग इफेक्ट है। थोड़ा सा स्पगोल डाल लें, एक ऐड कर लें, थोड़ा सा हनी इसमें डाल लें और ठंडा ठार आप खाएं तो बिल्कुल आपके मैदे में ठंड पड़ जाती है। अच्छी बात है, मतलब कुछ चीजें आपको सारी तरकीबें हमने बता देनी है। नहीं भाई, हम तरकीबें हम नहीं, अच्छा तरकीबें तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे, और डॉक्टर साहब आपको ये भी बताएंगी कि एग्जैक्टली इसका फायदा भी कितना है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज। अक्सर हमारे शो की ज़ीनत बनती रहती है। अस्सलाम वालेकुम अरीज, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। अरीज, हमने तो अपनी तरफ से बड़े फजाइल बयान करने की कोशिश की जो कि हमने अपनी जिंदगी में देखे हैं। सही बताया, हम पे सूट भी किए दही, पास हो गए हम लोग, चले जबरदस्त। तो मुझे बताएं, इसके अलावा और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हमें अभी तक पता ही नहीं है कि दही के ये फवाइद भी होते हैं? बेसिकली दही जो है ना, जैसे हम कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ना, वो तरीके की फुल मील होते हैं, बिकॉज उसमें कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन भी है और वाटर कंटेंट भी अच्छा है उसके अंदर। तो अगर आप दही ले रहे हैं ना, तो आप एक मील की तरीके से, मतलब कि आप रिप्लेसमेंट ऑफ मील भी ले सकते हैं एज अ स्नैक। जब हम कहते हैं कि पूरे स्नैक की जो मील है उसमें आप दही भी ले लें तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप ये सोचें जिसमें पूरी चीज़ें आ रही हैं तो उसमें मिनरल्स भी कितने अच्छे होंगे, उसमें वाइटामिन भी होंगे। एंड टॉकिंग अबाउट मिनरल्स एंड वाइटामिन, तो दो मेन मिनरल एंड वाइटामिन जो हमें चाहिए होते हैं, कैल्शियम होता है और वाइटामिन डी। ऑल्दो वाइटामिन डी की बहुत कम क्वांटिटी होती है, लेकिन कैल्शियम की बहुत रिच सोर्स होती है। हम लोग जब सर्वे करते हैं फीमेल्स के लिए, फीमेल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फीमेल जो है विद एज उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, तो अगर वो 3 सर्विंग किसी भी डेयरी की लें तो वो अपनी कैल्शियम की सोर्स पूरी कर लेती हैं। अराउंड 1000 mg हमें बंदे की करना, सनु मार दो तो बंदे भी खा सकते हैं ना। आप किसी भी अडल्ट की जो है ना वो 1000 mg होती है। खवातीन की हड्डियां मजबूत होने के लिए जरूरी है, उससे बच्चे को जन्म देना है तो ठीक है, उस वक्त के लिए जरूरी है। अच्छा ठीक है, लड़कियों की इसलिए हेल्थ का बहुत जरूरी है। फीमेल हार्मोन्स भी है ना, उनके इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं, मेल में ना मर्द के जज्बात है ना हार्मोन्स हैं। जस्ट किडिंग। अच्छा जी, तो ये एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि ये तो चले आगे, ये दही किस स्टेज पे खाना ज्यादा बेहतर है? यानी कि दही जब आता है, मिसाल के तौर पर जब आप खरीदने के लिए मार्केट में जाएं, लेट्स से कि आप मार्केट से ले रहे हैं, एक तो होता है मीठा दही जो उसी वक्त, एक थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, दोनों में कोई फर्क होता है? देखिए, दही की बेसिकली क्या होता है, फर्मेंटेशन होती है, जो उसको बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं, दूध फटता है तो फर्मेंटेशन होती है, प्रोसेस होता है। तो जितने उसमें जो नेचुरली बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो उतना ही प्रोबायोटिक होता जाएगा। हाँ, खट्टा वो इसलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मल लैक्टोज होता है मिल्क का, वो जब फर्मेंटेशन होती है तो वो लैक्टिक एसिड बना देता है, और एसिड जो होता है वो थोड़ा सा नुकसान तो नहीं होता उससे? नहीं, नुकसान नहीं होता। घर की बनाई में यूज करते हैं ना खट्टा दही, मिल्क शॉप से ली हुई दही में, जैसे कूडों वाली दही है उसमें, और ये जो हम डब्बों वाली दही लेते हैं, इसमें कितना फर्क है? मतलब डब्बों वाली दही में भी इतनी ग़िज़ाइयत होती है क्या? डब्बों वाली दही जो है ना, एक तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो जाते हैं, कुछ में एडेड शुगर्स होती है। अच्छा, कुछ अच्छे भी होते हैं जिनमें लिखा होता है, बिकॉज इसकी फर्मेंटेशन के भी प्रोसेस है, जैसे ग्रीक योगर्ट है वो अलग हो जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऐड करके डिफरेंट तरीके का दही बनाया जाता है, उसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कौन सा जो है वो ज्यादा प्रोबायोटिक इफेक्ट देगा, कौन सा कम देगा। तो आप अगर डब्बे वाली देख रहे हैं तो वो आप देख लें कि उसमें क्या क्या ऐड है, तो जो लिखा उस पे यकीन कर लें। मैं खैर अपने सारे पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप खुला या घर का जमा हुआ दही लें, उसकी मलाई हटा दें ताकि उसका
फैट कंटेंट कम हो जाए। क्योंकि जो सिर्फ दही का ड्रॉबैक है वो ये कि उसमें फैट कंटेंट अच्छा होता है, तो अगर वो जो है आपके लिए नुकसान, और लोग वही डलवाते हैं कि वो जो दही, वो जो मलाई है ना, वो काट के डालें। ऑन एंड ऑफ खा सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए, ऑन एंड ऑफ खाएं, लेकिन डेली की रूटीन में जरा फैट फ्री ले लें थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, औकात में मैं वक्त जानना चाहती हूँ। बहुत से लोग, जैसे मैं भी, जैसे कुछ ओटमील वगैरह सुबह दही के टाइम में डाल के खा लिया करती थी, वो एक अच्छा मुझे टाइम नाश्ते में अच्छा लगता था। लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं कि हम सुबह दही खाएं, हम दोपहर में दही खाएं, या फिर हम रात में दही खाएं। मॉर्निंग आवर्स, अगर आपने स्नैक भी लेना है तो मॉर्निंग स्नैक में लें। क्यों? उसकी रीजन ये होती है क्योंकि मैंने कहा ना नेचुरल प्रोबायोटिक है। अगर रात में लेंगे ना तो आपकी गट को एक्टिव कर देगा, तो आप जो रात में आपकी नींद उड़ जाएगी, नींद भी उड़ जाएगी। और नींद को तो खैर थोड़ा सा हेल्प भी करता है, लेकिन उसमें होता है कि जब गट एक्टिव होगी तो आपने जो खाया वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। ओवर एक्टिव होगी, एसिडिटी का इशू हो सकता है, और ये कि स्लीप डिस्टर्ब इस तरीके से हो सकती है कि आपको लगेगा कि मुझे भूख लग रही है। आपने सुबह के वक्त कराना है कि जब आपका नेचुरली जो सिस्टम है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए, आप फिर जो भी खाएंगे वो वर्कआउट उसका। अच्छा, वैसे ये एक तो घर में दही जमाने का आसान सा सस्ता सा तरीका बताएं। वैसे अब तो सस्ता भी नहीं रहेगा, लेकिन उसके अलावा कम से कम यकीनी तरीका कि हाँ थोड़ी सी चीजें बेहतर है ये। और दूसरा, वो दही बन जाए तो उसको वंस यू रेफ्रिजरेटेड, तो कितना टाइम तक उसको यूज किया जा सकता है? देखो अच्छा, देखो बात वही आ जाती है कि आप जो घर का जमा हुआ दही ले रहे हैं ना, वो अच्छा ज्यादा होता है। मैं उसकी वजह ये होती है कि अपनी मर्जी का दूध यूज कर रहे होते हैं, आप बर्तन अपनी मर्जी का यूज कर रहे होते हैं, आपको पता है आपने उसमें कोई चीनी वीनी कुछ नहीं डाला, वो नेचुरल। फ्रिज में आप दही रखें, आप देखें अगर आप दही की खुद ही से एक्सपायरी डेट है, उसके ऊपर लेयर आ जाती है फंगस की अगर आप खराब होना शुरू होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं ना उसके अंदर। नॉर्मली हम कहते हैं कि आप जिस रात में जमाए तो अगले दिन यूज कर लें, अगले दिन यूज कर लें उसको। यूज मतलब कि वो पूरा जब जम जाएगा तो नेक्स्ट डे में पूरे 24 आवर्स में यूज कर लें उसको, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे, ओवर ग्रो करेंगे तो क्या होगा, जर्म्स प्रोड्यूस। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो डब्बे का दूध है इससे बन सकता है? ये बन सकता है, बनता है, बनाते हैं लो फैट मिल्क से। अच्छा, हाँ बनाते हैं, लेकिन ये कि वो फुल क्रीम से, लो फैट से बनाए ना आप। अच्छा, देखिए मैं बताती हूँ उसकी फैट की रीजन है। आप एक्सेस फैट जब भी लेंगे ना किसी भी फॉर्म में, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको क्या होगा, आपको लेथार्जी होगी, वीकनेस होगी, इम्यूनिटी डाउन होगी, आपको पेन का इफेक्ट आएगा। तो आप फैट एक्सेस नहीं लेंगे। दूसरा, बाकी जो कार्डियोवैस्कुलर हैं कि आपकी आर्टरीज में जाके जमेगा, वो तो है ही है, लेकिन ये इमीडिएट इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो लो फैट में आप बनाएं उसका। और तरीकेकार क्या है? तरीकेकार तो पूछना है, क्या कैसे? देखिए तरीकेकार जो है ना वो शेफ से पूछना चाहिए। मैं खाना नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप दही बिल्कुल थोड़ा लेते हैं जो आपका पहले बेसिक हो, उसमें आप दूध बॉईल करते हैं, लेकिन उसको कूल डाउन इतना होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा बॉइलिंग ना। फिर आप उसको डालें, मट्टी का कूंडा होता है ना वो उसमें, और उसको कवर कर दें वो मलमल के कपड़े से। एंड अगर आप जैसे मैं क्या करती हूँ, हॉट पॉट होती है ना, हॉट पॉट में रख देती हूँ, जो हमारी क्या होती है, उसकी वजह से होता है कि उसमें एयर नहीं जाएगी, तो वो बैक्टीरिया अच्छा सा ग्रो करेगा। कितना हम सोचते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया बहुत अच्छी चीज भी है। बैक्टीरिया से बस हमने लोगों को डरा ही दिया, बट वो इम्यूनिटी, बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया ना होते हैं, हमारी इम्यूनिटी ना होती है। बैक्टीरिया जो है ना वो गट के अंदर नॉर्मल फ्लोरा हम जिसे कहते हैं, वो सारी पूरी है, हमारी स्किन पे है, अंदर है, और वो बैलेंस करता है, और हमें फाइट करते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो हम खानों में जो दही का डिफरेंट टाइप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने रायता बना लिया, हमने वैसे दही साथ में रख ली, ये कितनी मुफीद होती है? और अगर हम रोज अपने खाने में रायता ऐड कर लें या दही ऐड कर लें, जो भी हम खा रहे हो, एक तो होता है कि हमने खाना पकाते हुए इसमें शोरबा बना रहा था, उसमें दही डाल दी, एक वो है। एक जो हमने अलहदा से दही रखा है, वो कितना जरूरी है? बहुत अच्छा होता है। मैं तो हर कहती हूँ आप उसमें ना पुदीना डाल के मिंट की चटनी जैसे बनाते हैं, वो जरूर करें। अच्छा, आपकी गट हेल्थ के लिए वही जैसे बात है। और दोपहर के खाने में तो कर लें, रात में जैसे मैंने कहा ना कुछ लोगों को नहीं सूट करता, रात में अवॉइड कर लें, दोपहर में जरूर। गट हेल्थ से हटके, जैसे हमारी अम्मियाँ या हमारी खालाएं ये कहती हैं, ये रात को लस्सी पी ली तो ये सीधी गोडों में जाके उतरती है। Does that really? नहीं, गोडों में जाके नहीं उतरती, कुछ भी नहीं होता। बहुत एंटी कहते ठंडक, उसका ये मकसद हो। अच्छा, उसकी वजह मैंने बताया ना कि क्या होता है कि जब हम लस्सी बनाते हैं, क्योंकि लो फैट का कॉन्सेप्ट नहीं है दही का, ठीक है, तो वही इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है उसकी वजह। अदरवाइज कैल्शियम की इतनी अच्छी सोर्स है, जिंक की इतनी अच्छी सोर्स है, तो ये आपकी बॉडी को बेहतर करेगी, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, कहीं से कम नहीं करेगी। इसमें मैग्नीशियम भी है, आप फॉस्फोरस भी है, तो एवरीथिंग इज एडेड ओवर देयर।
अच्छा मुझे ये बताएं, बच्चों को हम दे सकते हैं? बच्चों क्योंकि बच्चे जो हर हेल्दी चीज होती है बच्चे वो नहीं खाते, बच्चे वो डब्बे वाली फ्रूट योगर्ट खा लेंगे, लेकिन बच्चे जो नॉर्मल घर में बनाई हुई चीज है ना बच्चे वो नहीं खाते। असल में टेस्ट की बात है ना, फ्रूट योगर्ट में फ्रूट का टेस्ट है। आप दही घर का बना उसमें फ्रूट ऐड करके फ्रूट ऐड कर ले, और कितने छोटे बच्चों को दे सकते हैं? देखिए जब वीन करा दिया ना सॉलिड्स पे आके तो आप कुछ भी दे, हम तो कहते हैं टेबल पे साथ बेबी को बिठाए ना कि आप सब खाना खाएं। तो दही और केला बच्चों के लिए दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं एंड इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एज वेल, क्योंकि दोनों से स्टार्ट करवा लें। गला तो नहीं बच्चे का पकड़ लेंगे अगर खट्टे होगी? 6-8 महीने में करवा लें स्टार्ट। देखिए 6 मंथ्स में तो वीन कराते हैं ना, उसमें हम लोग सेमी लिक्विड्स देते हैं। उसके बाद 9 मंथ्स पे आप थोड़ा सा सॉलिड फूड ऐड करना शुरू करते हैं। तो जो सॉलिड फूड जब ऐड करेंगे, जब दांत थोड़े निकल रहे हैं बच्चा चू कर सकता है। तो मैंने कहा ना दही के साथ केला, अगर आप खाली दही दे रहे हैं वो तो फिर आप 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ लिक्विड थोड़ा सा ना। सही। और मुंह पे भी मला और मजे की बात है कि इवन जिनको ये दही वो तो आयुष कहेगी कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं वैसे एस्थेटिक फिजिशियन भी हूँ ना, मैं तो पूछ सकती हूँ आपसे। लेकिन दही वो जब सनबर्न्स होते हैं तो वैसे भी दही लगाया जाता है। अगर आप सिर्फ दही में थोड़ी सी चीनी डाल के जब आप बाहर से आते हैं स्क्रब करें ना, बिकॉज दही आपको मैंने बताया जैसे हीलिंग है, कूलिंग इफेक्ट देगा, जिंक है, सेलेनियम है, विच इज वेरी गुड फॉर स्किन। और चीनी क्या करती है, चीनी आपकी वाटर को एक्सट्रैक्ट करती है, तो जो स्किन पर डीमा हो रहा है, रेडनेस हो रही है। तो और अगर आपने ये मतलब ये कम मशवरे दे रही हैं, वैसे अगर आपने थोड़ा सा पील भी करवानी है स्किन तो उसके लिए अच्छा है कि ऐसी जगह पे लेट जाएं जहाँ चूंटियां और हशरात लड़ जाए, तो वो स्किन भी आपकी डेड स्किन भी पील कर देगी। मैंने इतना खतरनाक मशवरा नहीं, पील करानी है तो मेरे पास आ जाए, मैं क्लिनिक पे अच्छे से तरीके में कर दूंगी, हाइजीन। ठीक है, ये भी। और साथ में उसके बाद ये भी कहा जाता है कि दही के अंदर जब आपको सनबर्न्स हो जाते हैं तो दही के अंदर ये भी कहा जाता है थोड़ा सा उसमें आप शहद डाल लीजिए, लीमू डाल लीजिए, तो सनबर्न भी उतारा जा सकता है, बिकॉज उसमें हनी की अपनी भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और दही का जैसे मैंने बताया इट्स वेरी गुड। सर पे भी दही लगाया जाता है, आपको पता है? हाँ, सर पे भी दही लगाया जाता है। उसके बाद लोग भी आपसे दूर रहते हैं, अड्डा भी लगा लिया जाता है, काफी सारे जी बिल्कुल। इतनी सारी चीजें प्लीज ना करें, आप खा लें, उनकी न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगी तो वैसी तो डॉक्टर साहबा कह रही हैं आप खा लें, ये जो आप इतने अपने साथ तजर्बे कर रहे हैं उससे आप ज़रा इज्तनाब कर लें। खा लें ताकि जो 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 चीज़ आपको बॉडी में जानी चाहिए वो तो जाए। शुक्रिया जी, डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद थी और आज हम दही के फवाइद के वाले से बात कर रहे थे। एक तो ये चीज़ पता चल गई कि भी रात में यू शुड अवॉइड, अगर आपको सूट नहीं करता। दिन में दिन के स्टार्ट में आपको खाना चाहिए, बच्चों को भी आप दे सकते हैं। और खुद जमाना भी बड़ा आसान है, बस ये बात है कि अपनी सुस्ती को खत्म कर, मतलब थोड़ा सा एक्टिव हो, हाँ, कि अपनी सुस्ती और लो फैट मिल्क से जो है वो थोड़ा सा करें या सादा दूध से। ठीक है जी, चलें जी, अब आप जरा बताते हैं कि भाई एक हमारे हीरो हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स ने हमें एक और हीरो दिया। ठीक है, अरशद नदीम तो पहले ही हमारे लिए हीरो था, जीता था या नहीं जीता था, लेकिन इस बार अरशद नदीम भाई ने भी हमारे रिकॉर्ड बनाया जेवलिन थ्रो में। ठीक है, और इसके साथ साथ नूह दस्तगीर बट, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले वो थे इस दफा 1962 के बाद। इमेजिन कीजिए कि ये जो है वेट लिफ्टिंग में उन्होंने मतलब थैंक्स टू हिम कि हमने इतने बाद कौमी तराना में वापस आना कॉमनवेल्थ गेम्स में, और ये और जो बॉय हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक नहीं बल्कि तकरीबन 10-12 साल की मेहनत थी उनकी फैमिली की, उनके फादर की, और वाकई एक शख्स की मेहनत नहीं होती, पूरे जो घर की मेहनत उसमें शामिल होती है। तो अब जनाब गुजरांवाला भाई पहुंच गए, गुजरांवाला कैसा इस्तकबाल हुआ हमें जरा बता रहे गुलाम फरीद अपनी इस रिपोर्ट में। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर मुल्क का नाम रोशन करने वाले नूह दस्तगीर भट्ट अपने आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचे, जहां इन्हें बग्गी में बैठाकर पहलवानी अंदाज में निजी मैरिज हॉल लाया गया। इस दौरान शहरियों की जानब से घोड़ा डांस करवाया गया और कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां और नोट न्यौछावर किए गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम जितने भी गुजरांवाला के यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनके इस्तकबाल का, और मेरा नहीं ख्याल इससे पहले इस तरह किसी स्पोर्ट्स प्लेयर को नसीब हुआ होगा इस्तकबाल। आगे इंशाल्लाह ताला जो पेरिस ओलंपिक्स आ रही है इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वहाँ भी पाकिस्तान का मेडल लेंगे। नूह दस्तगीर भट्ट के वालिद का कहना था इन्हें इनकी बेटे की मेहनत का समर मिल गया। जो कुछ भी है हमने हर चीज इसके ऊपर लगा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसके बदले हमें सिला भी बहुत बड़ा दिया। नूह दस्तगीर भट्ट जैसे खिलाड़ियों को अगर हुकूमत की जानब से सहूलियात फराहम की जाए तो वो मजीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। कैमरामैन शोएब अकरम के साथ गुलाम फरीद, AR1 न्यूज गुजरांवाला। चले, बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, मैं मुसलसल एक चीज नोट करी, जब जीता भी था और उसकी फैमिली के पास हमारे रिपोर्टर भी गए थे, तो जिनके फादर थे ऑफकोर्स उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने हर तरीके से जो वसाइल थे वो अपने बच्चे पे एग्जैक्टली प्रोवाइड भी किया और लगाए भी, लेकिन चेहरे पे वो सीरियस भी साथ में थे। मुझे लगता है अभी भी वो चाहते हैं कि नहीं ओलंपिक्स में जीते। ये प्रेशर उनके चेहरे मुझे नजर आ रहा है इंशाल्लाह जीतेगा कि नहीं भी आगे इंशाल्लाह 23-24 ना, तो अभी ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, इंशाल्लाह जीतेगा जी। एक ब्रेक लेते हैं।
अच्छा जी, एक बार फिर से आपको खैर मकदम करते हैं और यहाँ पर आपको बताएं कि एक तो हम बात करते हैं मुल्क में फूड सिक्योरिटी के हवाले से कि कितने मसाइल का हमें सामना है, ठीक है। और जाहिर है कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक तो वो पैदावार नहीं रही हमारे पास, क्योंकि मुनासिब इकदाम नहीं किए जाते, और पैदावार अगर हो जाए तो उनको स्टोरेज का सेटअप ऐसा नहीं है कि चीजें महफूज रह सकें। ऐसी खबर भी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, आपको बताते चलें कि पास्को जाफराबाद जोन की नाअहली गंदम की 2.5 लाख बोरियां बारिश में खराब हो गई। गंदम की बोरियां खुले आसमान तले पड़ी हुई थी। पास्को ने 1.5 लाख बोरियां गंदम मुकामी और 90,000 बोरियां यूक्रेन से खरीदी थी। खराब होने वाली गंदम की मालियत 2 अरब रुपए से जायद है। तो ये 2 अरब रुपए का जो टीका लगा है कौमी खजाने को, ये आपके सामने है कि पास्को जाफराबाद जोन ने अपनी नाहली ये दिखाई है कि गंदम की 2.5 लाख जो बोरियां थी, ये सबको मालूम था कि आगे बरसात है, और ये गंदम की बोरियां खुले आसमान तले पड़ी हुई थी। जब हमने देखा कि बारिशें हुई हैं और ये बरसात हट के भी हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और फिर उस बारिश की वजह से ये 2 लाख जो 1.5 लाख तकरीबन गंदम की बोरियां थी ये खराब हो गई हैं। और उसके बाद जो इससे नुकसान हुआ है वो 2 अरब रुपए, मतलब इट्स एन अमाउंट सकती। बिल्कुल जी, इट्स एन अमाउंट, बट ये है कि थोड़ा सा फोकस होना चाहिए इस पर। फोकस हमारे यहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। 1.5 लाख बोरियां तो मुकामी थी और 90,000 जो बोरियां थी, इमेजिन, वो यूक्रेन से खरीदी हुई थी, सब बर्बाद। अच्छा जी, अब जरा एक खबर शेयर करने जा रहे हैं। देखें, बात सुने, बात ही होती है कि जब आप सफर कर रहे होते हैं तो बड़ा स्ट्रेस होता है, लंबे सफर में ज्यादा स्ट्रेस होता है। अच्छा, आपकी कोशिश होती है, आप जहाज में भी सफर कर रहे होते हैं ना, थोड़ी सी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के आप मूवीज देखते हैं, मुख्तलिफ गाने वगैरह, तो रेलवे में भी ये सहूलत होनी चाहिए। अब होता ही है कि स्क्रीन्स लगाएंगे तो लोग कोई उतार के लेके जाएंगे, क्योंकि होता है ना गलती से अपने सामान के साथ, सामान काफी होता है तो भूल के ले जाते हैं, तो इसलिए वो लगा नहीं सकते। तो उन्होंने, रेलवे हुकाम ने ये सोचा कि क्यों ना जो मुसाफिर हैं उनको एक रियल टाइम एंटरटेनमेंट देने की कोशिश की जाए, ठीक अच्छा है? वैसे ये अभी तो मेरे ख्याल से ये तो अभी जो आप बताने जा रही है, जो मैंने शायद एक वीडियो देखी है, आई डोंट थिंक सो दैट हुकाम हैज गॉट समथिंग टू डू विद इट, लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता है कि मुसाफिर अपने साथ ही लेके गए हो एंटरटेनर्स के, भाई साथ में एंटरटेनमेंट तो भी होती नहीं है। सिलेंडर साथ ले जा सकते हैं, जब बाकी चीजें साथ जा सकते हैं, चलो भी साथ हो सकता है, वो भी सफर कर रहे जो एंटरटेन कर रहे हो वहाँ पे। अच्छा जी, जरा मनाजिर तो जरा दिखाएं, मनाजिर हैं कहाँ के? डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। अगर हुकाम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और वो इस डब्बे में सारे वही लोग थे, क्योंकि मुझे कोई बंदा वहां से उठ के एतराज करता नहीं दिखाई दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब। और यहाँ पर तो रीजनिंग तो हर किसी के पास होती है ना, कि हम कौन सा किसी का नुकसान कर रहे हैं, हम कौन सा जंगल जला रहे हैं, हम कौन सा क्या कर रहे हैं। बारिश इतनी हो रही है, बहुत से ट्रैक मुतासिर है, तो उनको है कि अभी जितनी भी ट्रेनें चल रही है ना वो सही टाइम पे चल जाएं। लेकिन आप लोगों की टेंशन चेक करें, लोगों को एंटरटेनमेंट इतनी पसंद है कि उन्होंने कहा हम एंटरटेनमेंट के जराए साथ ले जाते हैं। खैर अभी तो उस पर जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि आया ये जो ख्वाजा सिरा हमारी सोसाइटी के जो लोग थे, क्या वो भी इसमें ट्रैवल कर रहे थे या वो उनको साथ लेके ट्रैवल कर रहे थे। सो मेरे ख्याल से इस पे वीडियो सामने आई है, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, पता चलाएंगे कि ये क्या इसमें महकमे के लोग तो इन्वॉल्व नहीं थे। अच्छा जी, कल हमने एक खबर आपसे शेयर की थी कि 2 हैं जनाब हसीनाएं कराची में, एक की उम्र है 16 साल और एक की उम्र है 17 साल, मधुबाला और नूरजहां। मधुबाला और नूरजहां, तो उनका दांतों का मसला था और दांतों के मसले पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, तो सिंध हाई कोर्ट को इस मामले पर नोटिस लेना पड़ा और एक एनजीओ खातून ने मुकदमा किया और उसके बाद एक एनजीओ को बुलवाया गया, क्या नाम था, 4 पॉज के नाम से। तो फिर वो तशरीफ लाए। आप सोच रहे होंगे हसीनाएं कौन है, तो ये जनाब 2 हथनियां हैं, एक 2 मुख्तलिफ चिड़ियाघरों में है और उनके दांतों का बड़ा वो क्या एक कैविटी का इशू था, क्रोनिक डेंटल पेन, जी क्रोनिक डेंटल पेन उनको था। उनमें से कल मेरे ख्याल से नूरजहां का, कल नहीं, मधुबाला का कल हुआ, पहले मधुबाला पे तवज्जो दी गई और कल उसका जो है क्योंकि एक बहुत यूनिक भी ऑपरेशन इसलिए था क्योंकि दोनों जो साइड पे जो उनकी कैविटीज है और आदमी जो पास जो सारी जेस्ट भर गई तो उसको निकालना था और ये बड़ा मुश्किल उनके लिए ऑपरेशन। रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची के चिड़ियाघर में मधुबाला नामी हथनी का रूट कैनाल ऑपरेशन मुकम्मल। पहले मरहले में हथनी को बेहोशी की दवा दी गई। इस दौरान पल्स रेट को कंट्रोल करने की कोशिश होती रही। कई घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद गैर मुल्की मेडिकल टीम ने दोनों जानिब के गले हुए दांत निकाल दिए। माहिर सर्जन प्रोफेसर थॉमस के मुताबिक दुनिया भर के बाद पाकिस्तान में पहली मर्तबा हथनी का रूट कैनाल किया जा रहा है। तरीकाकार ऐसा अपनाया गया है कि जो दीगर जानवरों के इस्तेमाल हो सकेगा। सच अ ग्रेट न्यूज के आजकल मुल्क में हाथियों के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। आप देखें एक हाथी यहाँ पर था जिसको वहाँ से भिजवाया गया, वो कितने अरसे अकेला रहा और उसने सोबतें काटी। अच्छा जी, अब जरा एक खबर शामिल करने जा रहे हैं, वो ये है कि आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ और मीडिया की आज़ादी की तहरीक
इस्लामाबाद में कौमी सेमिनार होगा, उससे इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो खुसूसी खिताब भी करेंगे। और इस सेमिनार से दानिशवरों, सीनियर सहाफ़ियों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की अहम शख्सियात भी मदऊ हैं। अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से सवाल से तफसीलात भी पूछ लेते हैं। जी अब्दुल कादिर। देखिए, आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ और मीडिया की आज़ादी के लिए PTI का ये 2 रोज़ा एक तहरीक का हिस्सा है। कल भी इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, खासतौर पर ARY न्यूज़ की बंदिश के हवाले से चेयरमैन PTI इमरान खान ने हिदायत कर रखी थी। आज फिर वो खुद भी एक सेमिनार से खिताब करने जा रहे हैं, जिसे आज़ादी इजहार और मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया गया है। आज शाम 5 बजे इस सेमिनार का इनेकाद इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल में होगा, जिसमें मुख्तलिफ जो दानिशवर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात को शिरकत की दावत दी गई है। दावतनामे बल्कि कल ही अरसाल कर दिए गए थे। तो आज शाम 5 बजे इमरान खान खुद खिताब करेंगे और आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ और मीडिया की आज़ादी के बारे में आगाह करेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपका आपने में तफसीलात से आगाह किया। तो चले जी, बारिश आज भी होगी और बारिश से मोहतात रहिएगा और जाहिर है कि अपना ख्याल रखिएगा और जाहिर है कि अपने आसपास रहने वाले बिला वजह घरों से बाहर भी मत जी बिल्कुल। और गाड़ी चलाते हुए भी, बाइक चलाते हुए भी भाई बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, क्योंकि जाहिर है कि हुकूमत की तरजीह हो सकता है अपना हो, लेकिन आपको खुद अपनी तरजीह बनना होगा। अपनी सेहत आपकी तरजीह होनी चाहिए। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।